आप एसी के बड़े खिलाफ हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के बड़े खिलाफ हैं, दोनों चीज़ें आपके घर हैं। घर एसी, ऑफिस एसी, गाड़ी में एसी। हमें तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपने रोजाना का 1 अंडा खाना है। संडे हो या मंडे मत खाओ अंडे। पेट दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इन्हें गैस हो गई है, तो उसका हल क्या है? बोतल ले लो, नमक उसमें पा लो। लेमन डाल लें और नमक पा दो। 4% एसिड आपका जो है वो कोल्ड ड्रिंक में है और 4% आपका टॉयलेट क्लीनर में है। अब मुझे या आपको कोई पूछे कि सर वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, तो क्या कहना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक यू मीन टॉयलेट क्लीनर? स्कूल बच्चे जाते हैं, उनको हम लेके देते हैं जूसेस, स्कूल जाके पिए। एकेडमी लेके जाना, फिर जूस, हम दो जूस पिलाते हैं बच्चों को। एक किसी डब्बे में जूस नहीं है, सारे के सारे एसेंस हैं, केमिकल्स हैं और सारे के सारे वो फ्लेवर्स हैं और कुछ भी नहीं है। बच्चों को आज खिलाई जा रही है फ्राइज। आपके मुल्क में टीबी जो तपे देख थी, बहुत सारे मुल्कों में नापैद हो गई थी, टीबी खत्म हो गई थी, अब वापस आ चुकी हुई है। क्यों? आलू की वजह से। यस। आपकी इन बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा लोगों को? पब्लिक इस वक्त जो है ना वो रजिया गुंडों में फंसी हुई। पूरी दुनिया की किसी एक बीमारी का भी इलाज करती हो, आपने वो दवाई ढूंढनी है, वो गोली, वो कैप्सूल ढूंढना है, उसका नाम। अगर आपने एक ढूंढ लिया, मैं आपको 5 लाख। कौम दर्द की दवाइयां खाते खाते घंटिया तक पहुंच गई, उनके जोड़ मुड़ गए, टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए, पट्टे अकड़ गए, टांगे टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन दर्द की दवाइयों से अभी तक नहीं निकलेंगे। चाय तो हमारे यहाँ अब दवाई की तरह इस्तेमाल होती है, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। चाय छोड़ दें, चाय की पत्ती में फ्लेवोनाइड एक केमिकल है और दूध में कैसीन नाम का एक प्रोटीन है, दोनों जब मिक्स होते हैं तो वो भी पॉइजन है, गलत है। हार्ट अटैक की रेशियो में तेजी आना, कोविड की वैक्सीनेशन वजह बताना, क्या ये एक ही है या हार्ट अटैक की वजह कुछ और है? वैक्सीन का रवाज जिन भी मुल्कों में ज्यादा है, वहाँ पे कैंसर की शरह भी ज्यादा है। दूध जलेबी वाला जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है, ताकत आती है, वाकई ताकत आती है इससे? कमाल हो जाएगा। सलाम, खुश आमदीद। मैं थे शाबुला बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत ख़तरनाक होने वाली है। आपने थंबनेल पे जिन शख्सियत को देखा है, डॉक्टर जमील महरवी साहब को, इनकी पॉडकास्ट देखते हैं तो वक्ती तौर पे लगता है कि शायद ये दुनिया हमारे लिए बनी ही नहीं है। हम इस दुनिया में आई क्यों हैं? अगर अच्छा खाना खाने का सोचते हैं तो हमें इनकी क्लिप्स मिल जाते हैं। एसी में बैठने का सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि एसी से तो कैंसर हो सकता है। हम कुछ भी करने का सोचते हैं, कुछ अच्छा करने का, कुछ खरीदने का सोचते हैं तो हमें इनकी बातें सामने आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत खतरनाक है। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मजीद बातें भी जो आप कमेंट्स में करते हैं इनके क्लिप्स पे, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप क्यों इतना दिल दुखाते हैं? सर मैं दिल नहीं दुखा रहा, मैं पब्लिक को चलें हम बात पब्लिक की कर रहे हैं तो आपका वैसे भी पब्लिक पॉडकास्ट है। जी जी। तो बेसिक ये है कि मैं पब्लिक को बैक टू नेचर, यानी जितनी बीमारियां, जितने मसाइल अब तक बढ़ चुके हुए हैं ना सर, हम रहे ना रहें, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये बैक टू नेचर आपको मैं नहीं कह रहा, मेरा कुरान कह रहा है, मेरा अल्लाह आपको कह रहा है। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरा रूम है, चैप्टर 30 है, वर्स 30 है, वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है, नेचर है, अल्लाह ने उस पर लोगों को पैदा किया और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बनाए हुए में कोई तब्दीली ना करना, यानी उसमें छेड़खानी नहीं करनी। फिर अल्लाह फरमाते हैं यही सीधा दीन है। दीन माना जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता हयात। और आगे अल्लाह फरमाते हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो मगर बहुत से लोग नहीं जानते ना, मैं तो उनको तक बताने के लिए वो अल्लाह का पैगाम लेके निकला हूँ। आप देखें कि हम अपनी फितरत और नेचर के साथ रोजाना छेड़खानियां कर रहे हैं। जिन चीज़ों की आप बात करने जा रहे होंगे या करेंगे, आई नो के क्या आपने पूछना है, किन चीज़ों पे आप वरी हैं, पब्लिक खाना चाहती है। बात यह है कि वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में खाकर हम अपनी फितरत और नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ला तब्दीला लिखल्किल्लाह, कि जो मैंने खल्क किया, जो कुछ मैंने पैदा कर दिया, उसमें छेड़खानी नहीं करनी। मिसाल के तौर पे मोबाइल इस वक्त सबके पास है, जो इस वक्त वीडियो देख रहा होगा उसके हाथ में है, उसे कहें ना कि 1 गिलास पानी में यूं डाल के ऐसे तेजी से निकाल के दिखाए,
फितरत के साथ छेड़खानी है ना, बिल्कुल। मोबाइल की जो नेचर है उसके साथ छेड़खानी है या नहीं? बिल्कुल छेड़खानी। मासवाए सिर्फ के फर्ज करें मेरे पास भी अगर आईफोन वो है, जो नए आ रहे हैं वाटर पैक, एप्पल मेरे पास वो है वाटर 15 पैक। प्रो, तो वो वाटर पैक है। हम्म। उसको आप समुंदर में भी ले जाएं, मैं अमेरिका में अपने स्विमिंग पूल में भी नहाता हूँ तो वहां हम उसके अंदर जाके भी वीडियो बना लेते हैं। उनको छोड़कर यानी जो बाकी आम रूटीन में जितने पब्लिक के पास मोबाइल है, ये जरा मोबाइल को यूं करके करे तो सही ना, कि क्या बनेगा उसका। तो हम वो तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम इंसान अपने साथ जो छेड़खानी कर रहा है, बीमारियां वहां से आ रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम नाश्ते से शुरू करेंगे। जी अब उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तो पहले कुछ लोग होते हैं वो ब्रेड की तरफ चले जाते हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और अब तो मल्टीग्रेन्स ब्रेड आ गया। तो ये बताएंगे ब्रेड्स, ये हमारे कहा जाता है कि एलीट का खाना है, ये जो नाश्ता है, इस नाश्ते को कैसे देखते हैं आप? सर, अब जिस एलीट का खाना इसको कह रहे हैं ना, आप उस एलीट को जरा एक नजर मारें तो वो सारी एलीट इस वक्त कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे है, कोई कोलेस्ट्रॉल की, कोई यूरिक एसिड की, कोई शुगर की, ठीक है, किसी का लिवर इशू है, किसी का स्टमक इशू है, किसी के जोड़ों के मसले हैं, और सारी वो एलीट क्लास मुझे बता दें कि दवाइयां नहीं खा रही। बिल्कुल ऐसी है। बात यह है कि हमें कुरान को देखना है। मेरे रब ने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। 1,24,000 कौम बेश पैगंबर भेजे, अम्बिया रसूल आए, आखिरी नबी भी आए, किताबें भी आई, आसमानी सहीफे भी आए। जब अल्लाह मेरा आपको कुरान में ये फरमा रहा है, फंजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, ये सूरह बकरा की आयत है, चैप्टर 2 है, वर्स 259, कि ए इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हम खाने लगे हैं, गलने सड़ने के अमल से गुजर रही हैं, गुजर चुकी हैं, या कैसी हैं। ठीक, अब दूसरी साइड पे आके देखते हैं, तो वही मेरा अल्लाह कुरान के अंदर जो है ना, वो हम सबको ये तलकीन बड़ी सख्ती से फरमा चुका है कि जब आप सूरह कहफ देख लें, साबे कहफ का वाक़या उठा के देख लें, सूरह कहफ की अंदर अल्लाह ने वो साबे कहफ जब गार में सोए, तो जब वो उठते हैं, तो अल्लाह ने जब उनको उठाया ना कि उठो भाई, तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ अभी तो ऊँग आई थी, अभी तो हम अभी सोए थे, अभी तो आँख लगी थी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, उठ जाओ, ज़रा उठो तो सही, तुम्हें पता चले ये जो तुम्हारी आँख लगी थी ये कितनी देर की थी। तो 300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब अल्लाह उनको चाहता, आज उनको भूख लगी और उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ अब हमें भूख लगी है, खाना कुछ खिलाएं, क्या कहाँ से खाएं? तो अल्लाह ने कहा अब अपने में से किसी एक को, मैं सियाको सवाब बता रहा हूँ उसका, फिर आयत दूंगा आपको, कि अपने में से किसी एक को, वो जो तुम्हारे पास अशरफियाँ, दिरहम, दिनार, जो भी सिक्के हैं तुम्हारे पास, ये जरा देकर जरा बाजार भेजो और ये तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आए। तो वहां पे अल्लाह ने उसको क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फल यनजुर अय्युहा अज़का तामन, कि ये उम्दा और तरोताज़ा देख कर लेकर आए। तो मैं वही उम्दा और तरोताज़ा की बात तो मैं कर रहा हूँ जो मेरा अल्लाह कुरान में कर रहा है। अल्लाह ने फरमा दिया कि उम्दा और तरोताज़ा लेकर आओ। अब मैं और आप अपने बच्चों को, या पब्लिक जितनी भी अपने बच्चों को, घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम कहाँ भेजते हैं? मेहमान आ जाए तो कहाँ भेजते हैं लेने के लिए? बाजार। किस चीज पे किस चीज पे वो जाएगा? अक्सरियत आपकी सर सीधी बेकरी पे जाके रुकती है, मेहमान आ गए ने बेकरी पे जाना है। तो क्या वो उम्दा और तरोताजा है? लेकिन उनकी एक्सपायरी डेट तो मुख्तस की हुई है। सर एक्सपायरी डेट अपनी जगह पे है, एक्सपायरी को नहीं देखें, उम्दा और तरोताजा की है। हम एक्सपायरी के चक्कर में पड़े हैं, चीज आपकी फ्रिज में पड़ी है, चीज आपकी वहां पे फ्रोजन फूड है, तो फ्रोजन फूड की एक्सपायरी को मत देखें ना, आप उसको देखें कि वो जो फ्रीज है, जो चीज उसके अंदर गलने सड़ने का अमल हो रहा नहीं। सब्जी लेने जाएं आप, तो आपके पास जो पालक बेच रहा है या मेथी बेच रहा है या कोई सब्जी बेच रहा है, वो उसके ऊपर पानी का छींटा लगाता है गर्मी में। जो इस पानी के, जिस सब्जी पे पालक एफर्ट्स करें, मेथी है, वो पानी का छींटा लगाता है ताकि गर्मी है और जरा ये थोड़ी सी हरी भरी रहे। लेकिन वो पालक शाम तक गलने सड़ने वाली हो जाती है और उसको मैं और आप खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। आप खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। क्यों? आप कहते नहीं यार ये खराब सी हुई मेरी, गली सड़ी है। तो वो तो पानी का छींटा लगाता रहा उसको ताजा रखने के लिए, तो फिर आप खरीदते क्यों नहीं खरीदते? फिर आप क्यों नहीं जाके पकाते? उस बेचारे की गल सड़ जाती है। हाँ, कोई गरीब ले गया, बीच में किसी को जरूरत है, कोई ले गया, शायद उसने ऐसे खा ली, वरना अक्सरियत नहीं खरीदती। अच्छा डॉक्टर साहब, पराठे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर नाश्ते में पराठे नहीं होंगे और वो भी बलों वाले पराठे, तो नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। अब तो ये है कि आप लाहौर की सड़कों पे निकले तो आपको जगह जगह पराठों की दुकानें नजर आएंगी, चाय पराठा। तो ये बताएं कि ये पराठा जिसको हम समझते हैं कि इसके बगैर नाश्ता मुकम्मल नहीं है, ये फ़ायदेमंद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पराठा
अगर खाना है ना तो फिर या तो आप ये कहें कि पराठा खा के उसके बाद आप हल चलाने गए ओके, पराठा खा के। यानी इतना ये बोझ वाला वजनी है ये। सर उसको आपने उसको प्रोसेस भी तो करना है ना, हजम नहीं करना। या तो आप इतनी मेहनत मशक्कत वाले हो ना, आप घर से निकले तो आपने ऑफिस तक पैदल जाएं, या आपने कोई ये पराठा खा के आपने कोई मजदूर को ईंटों वाला काम करना है, आपने दिहाड़ी करनी है। सर हमारे यहाँ तो 2-2 पराठे खा जाते हैं। तो सर खा जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं ना खाएं, मैं तो कहता हूं 10 खाएं, लेकिन आपको खा के जो मसले बन रहे हैं ना उसके ऊपर भी आपने गौर करना है। अब देखें, अगर खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं तब वो ठीक है। सर पहली बात तो है कि हमने पराठा बना किसका रहे हैं। अगर तो ये बनास्पति घी वगैरह का है तो ये तो बनास्पति तो आपको पता है जितने घी हैं सारे के सारे नुकसानदेह हैं। उसके बाद आगे आपके कुकिंग ऑयल जो कि रिफाइन किए हुए ऑयल हैं, ये भी सारे के सारे गलत ऑयल हैं। आपको या सरसों का तेल है, या आपको नारियल का तेल है, या जैतून का तेल है, या आपका देसी घी है, या मक्खन है। इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं। सर क्यों नहीं मुयस्सर? सरसों का तेल मिलता है। एक नॉर्मल घर की हम फिलहाल सर बात करें सरसों का तेल आम जो आपके ये जो रिफाइंड कुकिंग ऑयल टाइप प्रोसेस किए हुए जितने भी कुकिंग ऑयल मार्केट में है इनसे सस्ता है। सरसों का तेल इनसे सस्ता मिलता है। जुबान को चस्का भी तो लगा हुआ है ना। सर अचार भी तो उसी अचार खाते हैं, अचार तो उसी तेल में आप खाते हैं, वहां मजा आता है, और हांडी में खाते हुए तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हमारी वो हो ही गया, जुबान को चस्का नहीं हमारा खत्म हो रहा ना। नहीं सर, टेस्ट बन गया हमारे चस्का ज़हन को लगता है आप कभी भिंडी को, करेले को और आप अपने फिश को कभी सरसों के तेल में फ्राई करके देखें, आप भूल जाएंगे, आपको अंदाजा ही नहीं होगा। अच्छा ये वाला उसका टेस्ट क्या होगा, आप वो टेस्ट बाद में ढूंढते रहेंगे। ओके, नहीं तो आप मेरी तरफ आए, किसी दिन आपको भिंडी खिलाते हैं उसके। सर यानी करेले हैं, भिंडी है, उसके बाद आपकी फिश है, फिश आप उसमें फ्राई करें, इतना कमाल की वो बनती है। अच्छा, हमने वो अपनी फितरत और नेचर से हट रहे हैं, जितना हटे हैं उतनी बीमारियों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो मैं ये चाहता हूं वो इस्लामी मुआशरा डिक्लेयर हो जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली रियासत मदीना शरीफ में डिक्लेयर किया था। वो क्या था कि जब जहां पे तबीब आए, बतौर तोहफा आए, और बीमार कोई नहीं होता था और तबीब वहां से वापस चले गए, ऐसा मुआशरा बन सकता है, आज भी बन सकता है। आज भी मेरे और आपके घरों से बीमारियां निकल सकती हैं। मेरे पास अल्लाह ताला का वो निज़ाम सेहत, अल्लाह हेल्थ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना, मेरे पास पूरा एक प्रोजेक्ट मौजूद है। अगर पब्लिक जो है वो उसको 1 साल उसको सिर्फ एजुकेट कर दिया जाए, एजुकेशन दी जाए, और ये उस पर 1 साल अमल कर ले, 1 साल के बाद आपके पाकिस्तान में बीमारियों का खात्मा और आपके हेल्थ का बजट जो इस वक्त गवर्नमेंट को सामना करना पड़ता है, ये आपका 70 to 80% विल बी रिड्यूस्ड हो सकता है, आज भी हो सकता है, हम करना चाहें तो फिर, है ना। अच्छा, वो पराठे वाली बात डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। सर पराठा आपको खिला देते हैं ना, आपको ऐसे खिलाते हैं कि आप पहले खुशक रोटी फुल्का टाइप जो है वो तवे पे बनाएं, उसको नीचे उतार लें, नीचे जब उतार लें तवे से नीचे आ जाए तो उसके बाद उसके ऊपर चोपड़ना, आप उसके ऊपर जितना देसी घी लगाना चाहते हैं लगा लें, आप उसके ऊपर जितना मक्खन रख के लगाना चाहते हैं लगा लें, आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल जितना रख के लगाना मलना चाहते हैं जितना 2 4 6 चम्मच कर लें, कोई इतराज नहीं, चोपड़ लें, वो भी तो पराठा बन गया ना, कि नहीं बना? कि तवे के ऊपर हमने उसको दोनों साइडों पे पूरा फ्राई करना है और उसके ऊपर देसी घी लगाना गलत है। पराठे के ऊपर पराठा तवे पे नहीं लगाना, ओके, तवे पे घी नहीं लगाना, चाहे देसी क्यों ना चाहे हो, देसी घी हो, और पेड़े के अंदर चाहे वो कुकिंग ऑयल कोई भी हो सर, जो भी आप लगा रहे हैं, जैसे वो चाहे सरसों का तेल हो या आपका वो क्या कहते हैं जैतून का तेल हो, कोकोनट का यानी नारियल का तेल हो, उसके बाद आपके पास मक्खन हो या देसी घी हो, कोई भी तवे के ऊपर नहीं लगाना। तवे के लगाने के साथ होता क्या है? अच्छा, डॉक्टर आपको फ्राई चीजें मना करता है? अब तो डॉक्टर्स को हमने देखा खाते हुए। सर वो खाते हुए तो सारे ही खाते हैं, डॉक्टर सिगरेट नहीं पीते हैं, तो दूसरों को कहता है सिगरेट नहीं पीनी, खुद भी पीता है, बहुत सारे ऐसे हैं। वो ये बात नहीं है, बात यह है कि जब आप फ्राई की हुई चीज नहीं खा सकते तो पराठा फ्राई नहीं है, फ्राई है, तो फिर हम फ्राई जो खाएंगे वो उसका क्या बनेगा? तो सर ये सादा सा बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि एक पराठा जिसको हम वो घी लगा के दोनों साइड से बना के खाते हैं वो कितना नुकसानदेह है?
सर नुकसानदेह इस सेंस में है कि आपका स्टमक अब इस कदर ताकतवर नहीं रहा, अब नहीं रहा। अब आपके मैदे के अंदर तजाबियत, एसिडिटी और बेशुमार मसाइल है। अब आपके मैदे में वो ताकत ही नहीं रही, तो आप उसको कैसे हजम कर पाएंगे? या तो वो खा के सुबह, तो उसके बाद जाएं ना आप जरा किसी जॉगिंग ट्रैक पे, घंटे के बाद, घंटे 2 घंटे बाद आप जाएं किसी जॉगिंग ट्रैक पे, जाके कोई घंटा वॉक करके आए, तो खाएं फिर पराठा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे, रात की रोटियां होती हैं जो बच जाती हैं, तो सुबह उन्हीं रोटी को पानी लगा के, घी लगा के, मस करके उसको घी लगा के दोबारा पराठा नुमा बना लिया जाता है, वो कैसा है? सर देखें, बात यह है कि आपने सुबह उसको गर्म किया, रात की बासी रोटी है, कोशिश करें कि बासी रोटी से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बासी चीज़ों से हमेशा इज्तनाब किया है, हमेशा। आप देखें कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह रहमान है, वल हब्बो जुल अस्फ़ वल रेहान फबैला रबिक मत का ज़बान। वल हब्बो का माना है और भूसा वाला अनाज, भूसा यानी जिसके अंदर फाइबर हो। अब ये जो मैदा है, ये जो सफ़ेद आटा है, इसमें से तो फाइबर निकल गया, तो फिर फाइबर के बगैर आप खाएंगे तो आपके मसाइल बनेंगे, मैदे के, जिगर के, आंतों के मसाइल नहीं बनेंगे तो क्या होगा? फिर एच पेलोरी नहीं आएगा। हमारे यहाँ सालन भी रात को बनाया जाता है कि रात को खा लेते हैं, सुबह को खा लेते हैं, वही बचा हुआ कुछ इस तरह भी किया जाता है। सर देखें, मैंने अपने बचपन में वो दौर देखा है कि जब माएँ रात को, शाम को खाना बनाती थी तो उतना पकाती थी जितना शाम को खा लेना है, और जो सालन बच जाता था ना सर, वो उस वक्त इखलाकी कदरें भी फिर ऐसे नहीं थी ना। वो ये होता था कि सालन बच गया, किसी का भी, कोई हमारे घर देने आ रहा है, हम किसी और के घर देने जा रहे होते थे, तो इस तरह से एक सिलसिला होता था। फिर वो देखते थे यहाँ गरीब कौन है, फिर ये देखा जाता था कि यहाँ पे कौन मस्कीन कौन है, यहाँ पे यतीम और बेवा कौन है, उनके घर दे आओ, जो बच गया दे आओ, क्योंकि फ्रिजें नहीं होती थी ना। अब तो इतना सालन बच जाए तो माँ कहती है ये भी फ्रिज में रख दो, सुबह इसको गर्म करके मैं खा लूंगी, फलाना खा लेगा। अच्छा, फिर आज की माँ जो है वो बेशुमार मसाइल और मोटापे का शिकार हो रही है, वो कहती मैं तो खाती कुछ भी नहीं। खाती कैसे नहीं है? कि वो अपना भी खा रही है, खामद का बच गया वो भी खा रही है, बच्चों का थोड़ा थोड़ा बच रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ सारा वो खा रही है, तो उसको वो समझ ही नहीं मैं खा कितना गई। ये भी एक इशू है। सो फ्रिजें नहीं थी, लोग दूसरों को देते थे। सुबह पे वो कहते थे सुबह दिन चढ़ेगा, अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं, सुबह फिर हम ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा खाएंगे। उस वक्त माएँ सुबह हांडी बनाती थी सर, सुबह के वक्त हांडियाँ पकती थी और सुबह से शाम तक खाई जाती थी। और हांडी या सालन जो होता था उसको किसी बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर वो हंडिया रखी होती थी, वो पानी में तैर रही होती थी, सालन ठीक रहता था। दूध आपका ऐसे रखा जाता था। रात को अगर मौसम गर्मी बहुत ज्यादा वाला नहीं था तो फिर अगर कोई चीज बच जाती थी तो बाहर किसी तार के ऊपर, जो बाहर तारें होती हैं जिसमें कपड़े शपड़े डालते हैं, या दरख्त वगैरह होते हैं घरों में, किसी के नीचे एक छिक्कू लटक रहा होता था। वो छिक्कू जिसको याद है उसको समझ आ जाएगी और वो कमेंट करेगा आपके इस वीडियो में कि वो क्या, वो लोहे का वो बना होता था, उसके नीचे वो हंडिया, वो दूध, कोई चीज वहां रखी जाती थी और पूरी रात वहां पे ठीक रहती थी। और ऊपर वो ढक्कन की बजाय वो एक वो आती थी, वो हाँ जालीदार छाननी सी होती थी, जालीदार वो होती थी, कपड़ा जाली वाला होता था, वो बांध दिया जाता था। तो हम फितरत और नेचर के करीब थे सर। अब नेचर और फितरत से जितना दूर हुए हैं, जितना दूर होते चले जा रहे हैं। आपको ये पता है कि इस वक्त ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर, कि हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल, यानी हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, वॉशरूम में बैठते हुए बंदा डरता है, कुंडी नहीं लगाता, दरवाज़ा खुला छोड़ता है, लिफ्ट में उसको ट्रैवल करना हो लिफ्ट में तो वो लिफ्ट में फोबिया, उसके बाद उसको जहाज में, उसके बाद बस वगैरह में, कार में कहीं सफ़र करना, हजूम में अपने आप को, मतलब हजूम में होते हुए, लोगों के अंदर होते हुए उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा सांस घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अजीब किस्म के वहम ख्यालात, खुदकुशी करना, खुदकुशियां कर गए बहुत सारे लोग सर इस मसले से, जिनको मैदे की वजह से एच पेलोरी है। और WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कह रही है कि पिछले साल की रिपोर्ट है 4 अरब 97 करोड़ दुनिया में रजिस्टर्ड पेशेंट हैं एच पेलोरी के, और इस वक्त तक उनकी तादाद 5 अरब जरूर हो चुकी है। अब 5 अरब लोग इस वक्त दुनिया में
एच पैलोरी का शिकार हैं और सिर्फ 3 अरब तादाद बचती है पीछे, टोटल 8 अरब दुनिया की आबादी है, 3 अरब लोग रह गए, 5 अरब एडिक्ट हो चुके हुए हैं, एच पैलोरी का शिकार हैं। और ये रोजाना कोई साइकोट्रिस्ट की, कोई साइकोलॉजिस्ट की, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स की, कोई अपने टेंशन और डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है और कोई अपने हार्ट की दवाइयां खा रहा है, उन्हें भी पता है हमें हार्ट नहीं, इंड्राल पे लगे हुए हैं। और इसी तरह से उनकी ईसीजी नहीं, बार बार इको हुई है, इको कार्डियोग्राफी हुई है और उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ना इको पे कुछ आ रहा है, ना यहाँ पे उनकी सीटी स्कैन एमआरआई हुई है, ना उसमें कुछ आ रहा है। और फिर भी वो पेशेंट है और प्रॉब्लम है उनके, और मसला स्टमक और उसके अंदर एसिडिटी, तेजाबियत, और उसकी वजह से मैदे में जख्म हुआ, जख्म होके अल्सर हुआ और उस अल्सर में ताफन और पीपस में रेशा, पीप जैसे आम रूटीन में आप जख्म कहीं बाहर बाहर देखते हैं तो आप किसी के पाँव पे जख्म देखें तो क्या हाल होता है, इसी तरह के जख्म अगर अंदर हो तो सेम वही पोजीशन बननी है ना। तो वहां पर उसमें बैक्टीरिया, कीड़े टाइप जो पैदा हो जाते हैं, वो एच पैलोरी, IgA, IgG, IgM 3 तरह के हैं। वो मैदे से जिगर, जिगर से हमारे खून के जरिए हमारे दिमाग, नर्वस सिस्टम पे, और वहां से हमारे दिल पे, 3 लाइफ ऑर्गन्स पे वो अटैक कर रहे हैं। और तीनों जगहों पे हमें जो है ना वो बेशुमार किस्म के जो है ना वो अटैक्स आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, दिमाग पे आ रहे हैं, दिल पे, जिगर पे, मुख्तलिफ जगहों पे वो सारा कुछ हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि हमें क्या। डॉक्टर साहब, आपने एच पिलोरी की बात की कि एंजाइटी और स्ट्रेस इसकी वजह से हो रही है, लेकिन बहुत सारा तो इसके अलावा भी स्ट्रेस के मसाइल तो हैं, स्टोमक के अलावा भी। मसला कि कोई परेशानी में डिप्रेस्ड हो जाता, ये नहीं है कि स्टोमक की वजह से ही कोई इस तरह का मसला हो। सर ऐसा नहीं, देखें उसके अगर वैसे का मसला है तो वैसे आप देखें कि बहुत सारे दुनिया में बड़े बड़े बहादुर लोग पड़े हैं, जो कुछ मर्जी हो, जो टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। जिनके यहाँ स्टमक इशू, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, उनके यहाँ जरा छोटी सी भी मसला, अब फर्ज करें मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आया, वो सियालकोट से लाहौर आ रहा था, मुझे कहता मेरे से ट्रैवल नहीं होगा। मैं कहा जहाँ पे आपको मसला बने ना, आप मुझे फ़ोन कॉल कर लीजिएगा। ओके, मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट बात ही करनी है ना, मेरे गप लगाने से उसका ट्रैवलिंग थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। जब वो मेरे पास पहुंचा ना तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या ख्याल क्या थे, वसवसे क्या थे। कहते मैं बस पे आ रहा था सियालकोट से लाहौर, तो मुझे ख्याल आना शुरू हो गया अभी ये चलती चलती बस का ये वाला टायर खुल जाएगा, बस उल्ट जाएगी। ओके। फिर कहता थोड़ी देर मुझे ख्याल आया कि वो उधर वाला टायर भी खुल जाएगा, तो बस से के दोनों टायर गए, बस की इतनी कलाबाजियां लगेंगी, उसके बाद ये सारे मर जाएंगे, मैं भी मरूंगा। अब ये मुझे ये बताइए यहाँ कौन सी टेंशन है। सर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये कोई और बताए किसी डॉक्टर को तो वो कहेगा कि आप तो नफ्सियाती मरीज हैं। तो सर वो फिर नफ्सियात वाले के पास जाके एंटी डिप्रेशन ले रहा है, वो एंटी डिप्रेशन कहाँ जा रही है, उसके स्टमक में, स्टमक और बिगड़ रहा है, और वो समझ रहे हैं कि यार डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के भी हम 6 महीने, साल, 2 साल से लगे हुए हैं, फिर उसके साथ एक के साथ दूसरी का स्थिति दी, 4-4, 6-6 गोलियों पे डिप्रेशन पे लग गए, वो आधे पागल कर दिया उनको उन्होंने दवाइयाँ खिला के। तो वो बेसिकली दवाई जब मैदे में जाती है तो वहाँ और ख़राबी करती है। तो असल मसला मैदे का था, डिप्रेशन वाली दवाइयाँ लेके और मसला बिगड़ा, उसका रेक्ट और बढ़ गया, तो मसले और बढ़ते चले जा रहे हैं। सो इसीलिए हमें जो है ना उसको सिस्टम को देखना है। इसलिए हम कहते हैं कि वो किसी नेचुरोपैथ के हाथ आएगा ना, किसी नेचुरोपैथ को मिलेगा, किसी नेचुरोपैथिक डॉक्टर को मिलेगा, किसी तबीब को मिलेगा, वो उसको इस बीमारी से निकाल के ले आएगा बाहर। एलोपैथ वाले के पास नहीं होगा, कुछ भी नहीं लगाए रखेंगे सारी उम्र आखिरी सांस तक। अच्छा, बल्कि लोग जो है मेंटल हॉस्पिटल तक जा पहुंचे हैं। और मसला क्या है? एच पैलोरी, आपका स्टमक। और कहाँ से आ रहा है? आपका सारा फास्ट फूड, आपका सारा जंक फूड, फ्रोजन फूड, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, आपके मैदे की बनी हुई सारी चीजें, बेकरी आइटम्स, आपका वो सारा प्रोसेस्ड फूड, आपका सारा फ्रोजन फूड, आपकी वो सारी चीजें जो किसी फैक्ट्री से कहीं से भी पहले से तैयार शुदा होके आ रही हैं, आप एक्सपायरी देख रहे हैं। आज एक मेरे पास पेशेंट थी यूके से, आज मेरे पास 2 पेशेंट जद्दा से थे, एक पेशेंट मेरे पास दुबई से थी, जो इंटरनेशनल मेरे पास पाकिस्तान लोग आते हैं। वो कहती है जी हम वहां पे अंडा लेते हैं, जब भी अंडा तोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा कोई बीच में ब्लड टाइप ना कोई रेड सा कुछ होता है, लेकिन वो कहती है जितने अंडे तोड़ते हैं सारों में होता है, एक्सपायरी डेट भी ठीक लिखी होती है। मैं कहा वो तो अंडा ही गंदा होता है, और ये तो पाकिस्तान में भी आम सी बात है। तो ये आम सी बात है, अंडों में खून के निकलते हैं वो इस तरह के 2-3। तो अब वो कहती है कि जी वहां तो जितने लें वो ऐसे ही हैं, और वहां उनको दिखाएं तो वो कहते हैं जी एक्सपायरी लगी हुई है, आप एक्सपायरी को देखें। सर आपके ये मेरे अंडे गंदे हो जाएं
तो हम एक्सपायरी बदल देंगे, उसी के ऊपर नई लगा दें, तो जैसे मर्जी खिलाई जाए, किसी को कौम को खिला दो, कौम खा जाती है। आपके पाकिस्तान में हैचरी से निकलने वाला अंडा, यानी जो अंडा हैचरी में लगाया जाता है मशीन में, जहाँ पे वो जी जी अब बच्चे निकलने हैं, ब्रायलर, ये जो हम मुर्गी खा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स की जो हो रही, इनमें जो अंडा वहां पे लगा दिया जाता है फैक्ट्री में, हैचरी में, मशीन में, ये मशीन अब इतनी ऑटोमेटिक्स आ गई हुई है कि ये अगले 2-4 दिन में, कुछ टाइम में, ये आपको वो अंडे पे निशान लगा देती हैं। सैकड़ों अंडे लगे होते हैं एक मशीन में, लेकिन वो मशीन निशान लगाती है कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, इससे बच्चा नहीं निकलेगा, ये गंदा है, खराब है। और वो अंडा निकलता है हैचरी से, और उस अंडे को क्या किया जाता है, कहाँ जाता है? हम खाते हैं, हमारे तक पहुंचा दिया जाता है, बेकरीज में आ जाता है। तो सर हमें तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपने रोजाना का एक अंडा खाना है, आपके जो कैल्शियम विटामिन का मसला है वो अंडे से हल हो जाएगा। मैं अंडा खिलाता हूँ आपको ना, आप अंडा खाएं कि आप मुर्गियां रखें, उसके साथ मुर्गा जरूर रखें, और प्रॉपर जो नेचुरल वे है उसके साथ अंडा आए आप जरूर खाएं। अदरवाइज अगर ये वो अंडा नहीं है देसी वाला, तो फिर आप ये जो वलैती अंडा है, इस वलैती अंडे से बच्चा निकलता है, इसको मशीन में रख के देख लो, इसको किसी मुर्गी के नीचे डाल के रख दो, इसके ऊपर मुर्गी बैठा छोड़ो, तो आप मुझे बताएं इसमें से बच्चा निकल आए? नहीं निकलेगा। यानी फिर हम ये जहर खा रहे हैं, इस अंडे को हम क्या कहेंगे? कि संडे हो या मंडे, मत खाओ अंडे। हम तो बच्चों को अंडा खिला के समझते हैं कि हम इन्हें हेल्दी बना रहे हैं, हम इनका ब्रेन अच्छा कर रहे हैं, हम इनको ताकतवर सेहतमंद कर रहे हैं। कितना का अच्छा हो गया, कितने मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर लिया आपने, कितने लामा इकबाल आप पैदा कर लिए, कितने आपने अब कायदे आजम बना लिए, कितने सलाउद्दीन अय्यूबी अब आपके में आ गए, कहाँ से आएंगे? लेकिन सर आने वाली जनरेशन तेज तो है। क्या तेज है? ये इस पे AI पे बैठ के इस पे बैठ के सारे इस पे लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी में तो बहुत फास्ट है, क्या ख्याल? इस टेक्नोलॉजी की फास्ट का पता कब पता चलेगा? जब आप पूरी तरह से उस गुलामी में आ जाएंगे ना, अभी नहीं आए, फिर समझ आएगी कि ये क्या था। आप इसराइल के बच्चों को, जो इसराइली लोग हैं, उनको अगर आप देखें दुनिया में कहीं, मैं पीछे अमेरिका के टूर पे था, वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हमने टूर किए, वहाँ पे जाहिर है सारी दुनिया के लोग आके पढ़ते हैं, वहाँ पे वो भी थे। सर उनके बच्चों के पास आपको अगर मोबाइल मिलेगा ना सर, तो 3310 टाइप मिलेगा बटनों वाला, अगर होगा तो, वरना मोबाइल उनके हाथ में नहीं है। टच वाला मोबाइल नहीं देते वो अपने बच्चों को। और हमारी तो माएँ, अब जो आज की माँ है, वो तो अपने बच्चे के पास मोबाइल रख के तो कहती चल तू इधर ना खेड़, वो वहां पे कोई ना कोई कार्टून, कोई ऐसे ऐसे म्यूजिक, बच्चों के ऐसे ऐसे गाने, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, बच्चा पैदा होते ही सीधा उस पे है। तो फिर क्या बनेगा वो बड़ा होके, क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, वो गैस का मसला है कि जनाब पेट दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इन्हों गैस हो गई है, तो उसका हल क्या है? 7 अपनी बोतल ले लो, उसमें लेमन डाल लें और नमक पा दो, काला नमक, और जनाब वो पीता है तो जनाब वो डकार शिकार आते हैं, कहते हैं गैस का मसला हल। अच्छा आप इसमें चलें, आपने काला नमक की बात कर दी, सारे चिट्टा नमक पा रहे हैं, सफेद नमक। जी जी। बेसिकली ये है कि जो सफेद नमक है ना, ये हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें पिंक साल्ट पे आना पड़ेगा, जो हमारा अपना पिंक साल्ट है। जी जी। अच्छा वो पिंक साल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है एज पर कंपेयर टू अ वाइट साल्ट, जो सफ़ेद नमक है। जी जी। अच्छा सफ़ेद नमक जो है, ये इस वक्त आपको कच्चा खाना तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रायता बनाया, उसके ऊपर नमक छिड़क लिया, लस्सी बनाई, लस्सी के अंदर नमक छिड़क दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, दूध की कच्ची लस्सी में नमक छिड़क दिया, सर फल फ्रूट चाट बनाई, उसके ऊपर नमक छिड़क दिया, उसके बाद फ्रूट चाट है, दही बल्ले हैं, वगैरह हमारे यहाँ, हाँ उनके ऊपर छिड़क दिया। अच्छा कुछ ना मिले तो हम दूसरों के जख्मों पे भी कहीं भी छिड़क दिया, तो ये नहीं छिड़कना, सफेद को नहीं छिड़कना, इससे बाज आ जाए। कच्चा नमक सफेद वाला किसी भी सूरत में ना खाएं। अच्छा इसको कभी देखना है इसका कि इससे क्या होता है। हमारी जो छोटी और बड़ी आंत है ना, ये बिल्कुल वो, इसकी मिसाल दूंगा कीचुए की तरह से। कीचुआ मीन वो जो जिसको आप क्या कहते हैं, गंडोए, वो जो बारिश होती है तो मट्टी में से निकलते हैं कीचुए, जिसको हम बाद में
वो फिशिंग करने वाला जो है वो उस पे कांटे के ऊपर लगा के तो मछली के लिए वो पकड़ने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं उस गंडोए की बात कर रहा हूँ। जिस तरह वो चलता है ना, रेंगता है, जिस तरह वो कचो, इसी तरह हमारी आंतें जो है उनके अंदर जो खुराक हमारी जो चलती है वो भी उसी तरह से उसी तरह से चलती है, और उसी टाइप की हमारी कोई पोजीशन हमारी आंतों की भी अंदर से है। अब इसी नमक को, सफेद नमक को, बचपन में कभी शरारत आपने कही हो या देखी होगी कि जब बारिश होती थी बरसात में, ये अगस्त वगैरह में बारिशें होती हैं, तो जब गंडोए निकल आते थे ना तो उसके ऊपर नमक डालते थे। नमक डालते थे तो वो कैसे तड़पता था। तो यही कच्चा नमक खा के हम अपनी आंतों के अंदर भी वही कुछ कर रहे हैं जो हम उस कीचुए के साथ या उस गंडोए के साथ करते थे, वही कुछ हमारे अंदर हो रहा है। तो हमें पिंक साल्ट पे आना पड़ेगा, जो हमारा पिंक नमक है। और पाकिस्तान में वाफर मौजूद है, लेकिन यहाँ से नमक जाता है इंडिया की तरफ। इंडिया उसको अपने तौर पे वो पीस के करके दानेदार मुख्तलिफ स्टाइल में, तो वो आगे यूरोप और अमेरिका और कनाडा और सारे यूके और वहाँ की मंडी में यहाँ से टके में लेता है, वहाँ पे डॉलरों में बेचता है। गैस वाला हल जो 7 अप में हम वो गलत है ना सर। देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि वो खुद एसिड है, एसिड है। अगर आप समझते हैं ना कि उससे गैस खत्म हुई है, गैस कैसे खत्म हुई? गैस खत्म नहीं हुई, आपको 2 डकार आ गए। वो डकार पता है किसके आने हैं? वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो एसिड है उसका डकार आ रहा है आपको। उसमें नमक डालना और ज्यादा खराब है, उसमें लेमन डालना, लेमन निचोड़ लेना, यानी आपने अपने अंदर सिट्रिक एसिड को और दावत दी। एसिड उसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। आपके इस वक्त सर जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स का एक गिलास पानी ले लें, किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, आप इसकी जरा लैब में भेज के पीएच वैल्यू कैलकुलेट कराएं। पीएच वैल्यू आपकी आएगी, यानी उस एक गिलास में जितना था वो पानी था और उसमें एसिड कितना था, तो वो आएगा कि इस गिलास का 4% जो है वो इसमें एसिड था, बाकी जो भी है एसिड उसमें 4% आएगा। ये रिपोर्ट आएगी, आप किसी भी लैब में भेज के करके देख सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी फिनाइल, फिनिश, हार्पिक या टॉयलेट क्लीनर जो भी हम बाथरूम में डालते हैं वो कोई भी ले लें, और उसका भी एक गिलास, सेम वही गिलास साइज ले लें, और उसका भी एक गिलास लेकर टॉयलेट क्लीनर का आप किसी भी लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करने भेज दें, उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट कराएं, तो वहां भी वो सारा तेजाब नहीं है, वो पानी है, उसके अंदर कलर है, और उसके अलावा उसके अंदर भी उस एक गिलास में भी 4% एसिड है। यानी 4% एसिड आपका जो है वो कोल्ड ड्रिंक में है और 4% आपका टॉयलेट क्लीनर में है। अब मुझे या आपको कोई पूछे कि सर वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, तो क्या कहना चाहिए? नो। मैं कहता होता हूं कोल्ड ड्रिंक यू मीन टॉयलेट क्लीनर? तो सर वुड यू डिसाइड, आपने पीना है। अब मैं किसी जगह पे जाता हूं, मुझे पूछते हैं जी क्या पिलाई, कोल्ड ड्रिंक कौन सी, डब्बा फलाना। अब तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखनी वो तो नहीं पूछते, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं देखी या नहीं जानते या वो पूछ लेते हैं सम टाइम, तो मैंने कहता हूँ यार ऐसा करें ना, सादा पानी पिला दें, वो भी गर्म करके पिला दें। अच्छा वो नहीं तो गन्ने की रो मंगा लेना, गन्ने का रस मंगाएं, आपको भी पता चले। सर नहीं वो डब्बे का जूस, मैं कहा जी किसी डब्बे में जूस नहीं है, जूस नहीं है किसी भी डब्बे में कोई क्या जूस फिर नहीं। उसमें सारे के सारे एसेंस हैं, केमिकल्स हैं, और सारे के सारे वो फ्लेवर्स हैं, और कुछ भी नहीं है। सर स्कूल बच्चे जाते हैं, उनको हम लेके देते हैं जूसेस के वो स्कूल जाके पिए, और वापस आते हैं, वापस आके भी अकेडमी लेके जाना, फिर जूस, हम 2-2 जूस पिलाते हैं बच्चों को एक तो दिन फिर में। बच्चों के बैग देख लें कौन उठाता है, ट्रालियों वाले बैग आ गए, घसीटते फिर रहे हैं, कंधों पे कोई नहीं है, मोटापा उनको आया पड़ा है, बल्कि हुए पड़े हैं। उसके बाद जिनको हम मम्मी डैडी बच्चे कहते हैं वो देख लें, फिर बर्गर फैमिली, सारे वर्ड्स कहाँ से आए। उसके बाद आप उनको दौड़ लगाता देख लें, बच्चों के वहाँ स्पोर्ट्स देख लें, वहाँ भी आज भी स्कूल में किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी मैदान में आपको वही बच्चा कामयाब मिलेगा, स्पोर्ट्समैन, जो डबल रोटी नहीं सिंगल रोटी खाता है, सिंगल रोटी ना डबल रोटी। अच्छा फिर आप उनके टॉन्सल्स देख लें, आप उनके गले खराब होना देख लें, आप उनके चेस्ट इन्फेक्शन देख लें, आप उनकी कद की ग्रोथ देख लें, आप उनके फेस देख लें,
फेस के ऊपर आप जरा देखें ना, फेस को रीडिंग करें, तो क्या आपको आजकल वो बच्चों की लालियां, जो हमारे दौर में बच्चे लालियां होती थी सुर्ख एप्पल की तरह से, वो जो कलर्स आते थे, वो पिंकिश टाइप, रेडिश टाइप, कहाँ गया वो? अच्छा अब सर, तो यही रह गया, चपेटे मार के मुंह लाल कर ले बस। कुछ लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से हार्मोन्स कमजोर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा भी होता है? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो हो रहा है ना, वो हो रहा है आपके कि 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहा है। मैं एक आपको मुफ्त में एक टेस्ट दे देता हूँ अभी, आप जुबान चेक करें, अपनी अपनी जुबान चेक करें। जरूरी नहीं कि डॉक्टर इधर से हमारी एंडोस्कोपी करेगा, कैमरा डालेगा और 45-50 हज़ार रुपया लेगा। ओके, तो फिर वो बताएगा कि जनाब आपके मैदे के अंदर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। हम लाइव तरीका बता देते हैं, ये हाँ, जुबान वाला क्या तरीका है जी? वो अपनी अपनी जुबान जो है वो एक दूसरे को चेक करा लें। मैं आपको दिखाता हूँ ना जुबान शीशे के सामने खड़ी हो, हम जूम कर हाँ, लेंगे इसको, करें, दिखाएं। हाँ, थोड़ा सा और निकालें, तो जो आपके जुबान पे सेंटर में जो ऊपर करके कट आ रहे हैं, हाँ, ये जो कट है ये आपके मैदे के अल्सर की अलामत है। ओके, स्टमक इशू है जी, स्टमक इशू है। जिसकी भी जुबान पे, जिसकी जुबान के ऊपर क्रैक्स होंगे, कट्स होंगे, यूं हो या ऊपर से नीचे को हो या बहुत बड़े कट हो, तो उतना ही ज्यादा पुराना मैदे का अल्सर है। आपकी जुबान के ऊपर जो लेयर्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, यानी टेक्सचर खराब है पूरी जुबान के ऊपर, लेयर्स का जो फ्रंट ऊपर लेयर होती है उसके और टेक्सचर खराब हुआ पड़ा है। आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ जो मैं पेशेंट्स की जुबान की सिर्फ तस्वीरें खींचता हूँ डेली, मैं आपको, मुझे कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जरा उन जुबानों को देखिएगा, ला देखिएगा। अच्छा, एक तो ये कि अगर जुबान के ऊपर कट्स हैं तो मैदे का इशू है, ठीक है। दूसरा, अगर जुबान थोड़ी सी मोटी है, मैं करके दिखाऊं मोटी ताकि हम ऑडियंस को समझा सकें, अगर मोटी है तो फिर उसका लिवर फैटी है, और आप देख लीजिए इसको, और अगर आपकी जो ये साइड आ रही है, साइड के जो किनारे आउटलाइन आ रही है, ये वाली, ये आउटलाइन, हाँ, अगर ये आउटलाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है, तो फिर आप इसमें बताएं ना हमें, ताकि ऑडियंस को समझा सकें। फिर हम ठीक है, हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर किसी की जुबान की साइड पे यूं ठीक होने के बजाय, सीधा होने के बजाय, अगर उसमें ऐसे ऐसे जिग जैग है, ओके, यूं ऐसे, राइट, मैं वो वाली भी तस्वीरें आपको भेज दूंगा, पॉडकास्ट में लगा दीजिए। उसमें सिर्फ चूंकि मैंने पेशेंट की सिर्फ जुबान की तस्वीर ली हुई है, फेस नहीं है उसमें, तो मैं वो आपको भेज दूंगा। आप उसमें देखेंगे जुबान जो है ना वो ऐसे ऐसे अगर है, तो आपके दोनों साइडों पे अगर इस तरह कट बने हुए, तो आपके दोनों गुर्दों पे प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर आपके किसी एक साइड पे जुबान के है तो वो वाली साइड, और अगर ये वाला है तो ये वाली साइड, जिस तरफ है वो गुर्दा और जिस तरफ नहीं है वो गुर्दा, दोनों में फर्क है। अच्छा, एक और टेस्ट कर लेते हैं गुर्दों का कि आपके गुर्दे ठीक हैं कि नहीं है, कितना काम कर रहे हैं। आप सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक एक बोतल रखें, और सारा, जब भी पेशाब आए सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप उसी बोतल में सारा इकट्ठा करें, ओके। और एक रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपको जितनी दफा रात को पेशाब आए उनको भी आप इकट्ठा करें। दोनों बोतल को देख लें, एक डे की 12 घंटे की और एक नाइट की 12 घंटे की, आपके पास 2 बोतल हो जाएंगी। ये आपने फिर डिसाइड करना है कि उसमें से अब यूरिन जो है वो कहाँ ज्यादा है। अगर आपके डे में ज्यादा है तो फिर आप तंदुरुस्त हैं, और अगर आपके नाइट में ज्यादा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। ओके, मुझे लगता है ये तो नौजवानों में बड़ा आम सा मसला है। ये बड़े लोग कहते हैं कि मुझे रात को यूरिन बहुत आता है। सर, जरूरी नहीं है कि हम जो है वो बड़े महंगे महंगे टेस्ट करवाएंगे। ये मैंने आपको जो अभी 3 चीजें दे दी आपको, अब ये नेचुरोपैथ जानता है, एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर होगा उसको पता ही नहीं, ना उसने ये पढ़ा, ना उसको इस नेचुरल साइंस का ही नहीं पता, वो नेचुरल साइंस के करीब आया ही नहीं, तो उसको क्या पता होगा। वो ये जानता है, अब देखें, हम जुबान देख के बता देंगे कि इसके मैदे का अल्सर है, और डॉक्टर क्या करता है, रिसर्च पेपर छप चुका है सर, वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट हो गया, जर्नल्स में छप गया कि सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, उसके बाद आपकी मेमोग्राफी, उसके बाद आपकी एंडोस्कोपी और नीचे से क्लोनोस्कोपी, और उसके बाद आपकी बायोप्सी। उसने कहा कि ये 8 जो चीजें हैं, ये 8 जो चीजें हैं, इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स, बेसिकली इट्स अ कॉज्ड बाय कैंसर, इट्स स्प्रेड बाय कैंसर। ये कैंसर कर रहा है
और अगर नहीं है तो करेगा, और अगर है तो उसको बिगाड़ देगा, इतना बिगाड़ देगा कि आपका कैंसर आपसे संभलेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, स्पीड से बढ़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि ये सारे जो टेस्ट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? फिर सर कारोबार। तो क्यों नहीं कहते कि मैं ही बोलूंगा कि ये कारोबार है? दूसरों को नहीं पता, लोगों को पता है, तो क्यों कारोबार में हम इसमें हिस्सेदार बन रहे हैं? ओके, पूरी वजह दुनिया करवा रही है कुछ। हमारे यहाँ ये तासुर है कि शायद ये इन्वेंशंस हैं और दुनिया इन इन्वेंशन के साथ चल रही है, तो हम भी इसको फॉलो करें, तो शायद ये बेहतरी के लिए होगा। सर फिर उसकी बेहतरी देख लीजिए। मेरे पास अभी एक केस है, पिछले दिनों आया पिंडी से। उस लड़के के यहाँ पे करके एक गिल्टी थी यहाँ पे, और वो उसको इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं कर रही थी, लेकिन वो 1-2-4 डॉक्टरों से मशवरा किया। एक डॉक्टर ने उसको कहा कि यार तुम फलां डॉक्टर को जाके दिखाओ, वो तुम्हें बताएगा। उसके पास गया, उसने कहा कि बेटा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं यहाँ से छोटा सा एक कट लगाऊंगा, एक पीस निकालूंगा आपका, और वो पीस आपको दूंगा, आप जाके लेबॉर्ट्री दो, उसकी वो बायोप्सी होगी, टेस्ट आएगा, पता चल जाएगा ये सादा है, कैंसर वाली है, कैसी नहीं है। वो लड़का उनके जनाब उस बात में आ गया। उसने क्या किया कि वहाँ डॉक्टर ने उससे थोड़े बहुत पैसे जो लेने थे लिए, और उस कट लगाया और एक पीस निकाला छोटा सा, और एक लिक्विड में डाल के, एक बोतल में डाल के उसको दे दिया कि ओवर टू यू, एंड तुम जाओ और किसी अच्छी लेबॉर्ट्री पे जाके दे दो। उसने पिंडी से वो सैंपल लाहौर की एक बड़ी मारूफ कैंसर हॉस्पिटल के अंदर वो आ गया टेस्ट होने के लिए। सर रिपोर्ट आनी है 15 दिन के बाद, और मेरे पास वो पूरा एविडेंस है सारे। लड़के की जिस दिन बायोप्सी हुई, रिपोर्ट आनी है 15 दिन बाद, और दूसरे दिन उस लड़के की बाजू जो पूरी थी वो सारी के सारी रेडिश, और उसमें ऐसे हुआ जैसे आग लग गई, कोई टीसें, कोई सुइयां मार रहा है, और उसके बाद वो देखते ही देखते नीली होना शुरू हुई, और उसके बाद ब्लैकिश हो गई। अगले उससे एक दिन और बाद वो फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने 2-4 पेन किलर लगाए, वो 4-6 घंटे निकले, फिर वो गया चीखें। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा जी ये तो बाजू काटनी पड़ेगी सर, गिल्टी अभी मौजूद है, थोड़ा सा पीस गया है, रिपोर्ट अभी 15 दिन बाद आनी। उस गिल्टी से ऊपर रख के उन्होंने यहां से उसकी बाजू काट दी, पूरी बाजू कट गई, मेरे पास एविडेंस है, बाजू कट गई। और वजह क्या बनी? बाजू कटने के बाद उन्होंने जो है वो दोबारा डॉक्टर को जब दिखाया, तो उसने कहा जी अब इसकी केमो होगी, रेडिएशन होगी, यानी कैंसर वाला काम शुरू हो गया। तो किसने कहा था इसको छेड़ो, कि बायोप्सी जो है वो कैंसर बढ़ाता है, फैलाता है, वो पहले ही कैंसर था, आपने उसको छेड़ दिया, उंगली कराने वाली बात की वहां पे। अब मिसाल एक दूंगा मेमोग्राफी के ऊपर। 2 टमाटर आपके पास हो, 2 टमाटर आप ले आए अच्छे से, बल्कि मुझे पता होता बात इस तरफ को जानी, तो मैं 2 टमाटर कोई फर्स्ट क्लास वाले लेके आता। एक क्वालिटी के 2 टमाटर आप जो सबसे अच्छे वाले हैं वो आप ला के इधर रख लें, कहीं भी आपने सामने, कोई पब्लिक में से कहीं भी आप प्रैक्टिकल करके देख लें। 2 टमाटर हो आपके पास, सामने रख लें, एक टमाटर उठाएं, यूं हाथ में रखें, दोनों हाथों में रखें ऐसे, और इसको हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा ऐसे करें एक दफा, और फिर इधर रख दें। आप मुझे बताइए दोनों में से जल्दी टमाटर कौन सा खराब होगा? जिसको आपने हल्का सा किया वो। जिसको हल्का सा दबाया, दबाव दिया। ठीक है, ये मेमोग्राफी की मिसाल थी। क्या होना है? तो ये तो सोल्यूशन बताए जाते हैं, आप तो बता रहे हैं ये तो नुकसान है। सर वाज़ेह है, रिसर्च पेपर छपा पड़ा है, जर्नल्स में छप गया हुआ है, ये रिसर्च छप गई हुई है। लेकिन ये उल्टी खोपड़ी वाले जो होते हैं ना, ये वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। तो सर सवाल ये है कि आपकी इन बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा लोगों को? सर आपने बात की है कि पब्लिक को यकीन क्यों नहीं हो रहा। पब्लिक इस वक्त जो है ना वो रजिया गुंडों में फंसी हुई है। तो क्या करें, माइंड सेट हो चुका हुआ है, तीसरी चौथी नस्ल आ चुकी हुई है। हर एक जो है ना उसने देखा है कि हम जब भी कोई मसला होता है हम निकलते हैं तो सबसे पहले किसके पास? डॉक्टर के पास। उसके बाद फिर वहां से कोई निकला है अब तक? मुझे बताइए जो ठीक हो गया, निकल आया हो वहां से, कोई एक एनीवन, कोई चांसेस नहीं। चले मैं आपको एक रिसर्च देता हूं। इंडियन एक जो है आयुर्वेदिक है, उसने एक पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उसने कहा कि पहले उसने 1 लाख रुपया रखा था 3 साल पहले, फिर उसने 5 लाख कर दिया, अब उसने 10 लाख रुपया कर दिया हुआ है, 5 लाख मैंने भी रखा हुआ है, आप ढूंढ लें। चलें मैं आपके लिए, आप एलोपैथिक की किसी एक गोली कैप्सूल का आपने नाम ढूंढना है। ठीक है, हम अगस्त में बैठे हैं, दिसंबर
2025 तक आपके पास चैलेंज है, जब भी ढूंढ लें, आपने मुझे कॉल करनी है, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, कैश दूंगा। आपने मुझे बताना है कि किसी एक गोली का नाम आपने ढूंढना है, किसी एक कैप्सूल का नाम बताना है, जो 1 2 4 5 10 बीमारियां नहीं, बल्कि मैं आपको बहुत बड़ा चैलेंज देने लगा हूं, पूरी दुनिया की किसी एक बीमारी का भी इलाज करती हो, आपने वो दवाई ढूंढनी है, वो गोली, वो कैप्सूल ढूंढना है, उसका नाम। अगर आपने एक ढूंढ लिया, मैं आपको 5 लाख दूंगा। सर हमारे यहाँ तो रिवायती गोली है, अगर सर दर्द कर रहा हो तो पीछों आवाज़ आती है पैनाडोल खा ला, अगर हमारी टांग दर्द हो रही होगी तो बताएंगे पैनाडोल खा लें, सर दर्द किसी चीज़ की दुआ होगी तो एक ही आवाज़ आएगी पीछे से पैनाडोल खा लो, तमाम मर्ज अच्छा, की यही दुआ। पहली बात तो ये हाँ फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन हाँ, कि 7 साल हो गए ये पैनाडोल वाज बैन इन पाकिस्तान। लेकिन सर वो पाकिस्तान में वो ब्लैक में तो मिल ही रही है। अच्छा चलें, दूसरी बात ये है कि इससे दर्द ठीक होती, इससे दर्द ठीक होती है। सर अलमिया तो बन गया ना, नहीं ना नहीं भी होती है वो खा के सर, पसीना आएगा, बात ही चादर ले लेनी है, उस अच्छा, तो बाज ना आप मुझे ठीक हो ये जाऊंगा। बताएं कि ये जो पेन किलर है, जितनी भी पेन किलर्स हैं, इसके अंदर एफेड्रीन या कैफीन या इस तरह के कुछ साल्ट्स होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम में वासे खमसा में 5 खम्स होते हैं, एक खम्स महसूस करता है और बताता है। मतलब मैं और आप बैठे हुए हैं, टेबल हमारे सामने है, नीचे आपके पाँव भी आपको नजर नहीं आ रहे, मेरे मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक, लेकिन एक नर्वस सिस्टम हमारा है कि आपके पाँव पे या मेरी टांग पे कहीं भी बाल के ऊपर भी अगर कोई च्यूंटी रेंग रही होगी तो सर आप फील करेंगे या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, और स्टिमुलस अगर हो। यस, और अगर जरा सी च्यूंटी ने आपके उसमें काटने की कोई कोशिश की तो बेशक आपका पॉडकास्ट और मेरा हिल जाए, लेकिन हम अपनी पोजीशन से पता क्या करेंगे, फौरन हाथ उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम है जो हमें बता रहा है, हवास खमसा, 5 हवास, एक जो महसूस करता है, जो हमें बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग। दर्द किसी बीमारी का नाम नहीं, दर्द किसी खराबी का इजहार है, दर्द अलार्मिंग है, दर्द बीमारी नहीं है। अच्छा, अब वो क्या करता है कि दर्द जो हमें जो बता रहा था, जो चीज हमें बता रही थी, इसने दवाई ने, पेन किलर ने जाके उसको सुन कर देना है, यानी आई मीन टू से कि उसने उसको साइलेंट मोड पे लगाना है। साइलेंट पे लग गया, ठीक है, अब क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। आपका मोबाइल आपकी जेब में, मेरा मेरी जेब में, और दोनों हम साइलेंट पे करके बैठे हुए हैं, वरना आपकी भी कुछ ना कुछ कालें आती हैं और मेरी कालें तो फिर धड़ाधड़ आ रही होती हैं, पूरी दुनिया से आ रही होती हैं। तो मेरे ख्याल है जब मैं उठूंगा ना तो पता चलेगा, लोग कहेंगे कि अगले 1.5-2 घंटे या 1 घंटा मैंने फोन नहीं सुना, मैंने फोन नहीं उठाया, तो उनको ये नहीं पता कि मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो इस वक्त में मैं फोन कैसे सुनूंगा? तो मेरी जेब में भी साइलेंट पे, आपके पास भी साइलेंट पे, तो कैसे पता चलेगा बेल हो रही कि नहीं, कोई आ रहा है, फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही हिसाब हमारे पेन किलर का है। कौम दर्द की दवाइयां खाते खाते घंटिया तक पहुंच गई, उनके जोड़ मुड़ गए, टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए, पट्टे अकड़ गए, टांगे टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन दर्द की दवाइयों से अभी तक नहीं निकले। कब ठीक होना है? ओ भाई, दर्द खराबी का इजहार था। दर्द किस खराबी की वजह से? जितने लोगों को माइग्रेन है, जितने लोगों को आधे सर का दर्द और दर्द में खिंचाव और टीसें रहती हैं, मेरे पास सर डॉक्टरों की प्रेस्क्रिप्शन मौजूद है, डॉक्टरों ने उनको एपीवाल पे, एपीवाल मीन ये जो मिर्गी की ड्रग है उस पे लगा दिया हुआ है, लगाया हुआ है, जबकि वो एपिलेप्टिक पेशेंट भी नहीं है, टेस्ट कोई नहीं, और अगर टेस्ट हुआ है तो उसमें नहीं आया, टेस्ट में नहीं है, उसके बावजूद एपिलेप्टिक ड्रग पे लगाया हुआ है, एपीवाल पे। और दूसरी तरफ वो माइग्रेन की वजह से, और वो माइग्रेन उनके मैदे की और एच पीलोरी की वजह से और मैदे की तजाबियत की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर कहती हैं कि आपने फोलिक एसिड नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ेंगी तो बच्चा जो है वो कमज़ोर होगा, एचपी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ये बताएं, जो प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए वो कैसा है? देखिए, पहली बात तो फॉलिक एसिड पे तो बाद में आएंगे, कैल्शियम कितना खिलाया जा रहा है? खिलाया जाता है ना कैल्शियम की गोलियां, जी जी, कैल्शियम के सैशे पैकेट्स। प्रेग्नेंट जो खवातीन है उनको अंधाधुंध खिलाया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, कभी सोचा ये कैल्शियम बन किसका रहा है? चूना, कली, जो हम दीवारों पे कभी करते थे, अब नहीं करते।
ये वो चूना जी, जो पान वाला पान के पत्ते पे भी लगा रहा है और जरा सा ज्यादा लग जाए तो आपका मुंह फाड़ देता है, और वही चूना पीस कर आपको सैशे पैकेट में, आपको गोलियों में डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ मिक्स करके, कलर डाल के आपको चूना खिलाया जा रहा है कैल्शियम कह के। कैल्शियम आपको नेचुरली कहाँ मिलेगी? ये हार्मफुल नहीं है, ये पत्थरियां नहीं कर रही लोगों में, ये गुर्दे फेल नहीं करेगी, ये जिस्म को ठंडा नहीं करेगी। अब आ गई आपकी फॉलिक एसिड की। आप कलेजी क्यों नहीं खाते? फॉलिक एसिड वहां से नहीं आएगा। बकरे की कलेजी ले हैं वो खाएं, नेचुरल वे पे नहीं जाना, अननेचुरल वे पे लगे हुए। तो डॉक्टर साहब ये नुकसानदेह कितना है क्या ये फॉलिक एसिड की जो टेबलेट्स हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी भी खवातीन इस वक्त प्रेग्नेंट है ना, इनको ये चाहिए कि ये जो डॉक्टर को चेक कराएं। इतने अल्ट्रासाउंड भी होते हैं कभी कि हर हफ्ते बाद अगर वो गई है तो हर हफ्ते डॉक्टर अल्ट्रासाउंड उसका कर रहे हैं। 15 दिन का कह देता 15 दिन बाद जाओ तो 15 दिन बाद कर रही, ਤੁਸੀਂ 10 दिन बाद चले जाओ 10 दिन बाद कर देना, ਤੁਸੀਂ 8 दिन बाद गए उन्होंने 8 दिन बाद कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, एक नंबर 2 कि जितने वो आपको कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन जो कुछ वो दे रही है, जितने विटामिन, खास तौर पे मल्टीविटामिन, ये कितनी दातें हैं, कभी गौर किया कितनी दातें हैं? मादनियात से है ना वो सारी दातें, जरा उसके ऊपर पढ़ लें कितनी दातें लिखी हैं। हकीम बदनाम हुआ हुआ जी, वो कुश्ता देता है, उस कुश्ते से हकीम तो खैर वो कुश्तों वाले तो हकीम ही वैसे ही चले गए, अब बहुत कम रह गए, कहीं कहीं को नजर आएगा बहुत कम, अब तो वो है ही नहीं। लेकिन ये जो डॉक्टर मल्टीविटामिन लिख रहा है, ये उस कुश्ते से कई गुना ज्यादा खतरनाक ये कुश्ता है। इतनी दातें तो हकीम भी इकट्ठी नहीं करता। क्या करता है वो? तो किसी एक दात का कुश्ता मारता है ना, बनाता है। और ये कितनी दातें हैं जरा ऊपर पढ़ लें। मल्टीविटामिन, जैसे मल्टीग्रेन आटे की आपने बात की, ये भी एक ट्रेंड आया। ओ भाई, एक वक्त में किसी एक चीज को खाओ, 2-3 फूड भी रिएक्शन करता है, ड्रग रिएक्शन भी करती है, फूड ड्रग रिएक्शन भी होता है, ड्रग फूड रिएक्शन भी होता है, फूड रिएक्शन भी होता है। वो हम समझ ही नहीं रहे उसको, कौन सी चीज क्या मिजाज रखती, कौन की चीज किसके साथ नहीं। चंद यूट्यूबर उठे, उन्होंने पहले वीडियो डाली, मशहूर हो गए थोड़े से, फिर उन्होंने उसमें मल्टीग्रेन आटे बना ली और बेची जा रहे हैं। क्या करें? अगर मल्टीग्रेन इतना ही अच्छा फायदेमंद होता तो मैं एक सवाल अपने आप से करके फिरता रहा, फिर मुझे उसका जवाब भी मिला कि यार अगर इतना ही मल्टीग्रेन आटा अच्छा होता तो अल्लाह ने मुख्तलिफ बीज बनाए, तो अल्लाह एक मल्टीग्रेन बीज नहीं बना सकता था? अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया मल्टीग्रेन जो बेच रहे हैं, वो डॉक्टर अफान का ही जिक्र किया होगा आपने? नहीं, मैंने किसी का जिक्र नहीं किया। नहीं, बहुत सारे हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ, अभी बहुत सारे डॉक्टर अफान है, बड़े मशहूर सर, बहुत डॉक्टर सारे हैं, हैं, और भी बड़े हैं, वो और भी भी इस तरह का उन्होंने भी और बिजनेस भी स्टार्ट बड़े किया है। और भी बड़े। तो ये नुकसान है मल्टीग्रेन्स आटा सर जो है। देखें, उसके अंदर चने हैं, चने हैं, मुझे लगता है चनों का पाउडर भी जी, है ना बीच में। जी जी। अगर चनों का पाउडर बीच में है तो इसका मतलब है कि आप क्या ले रहे हैं फिर? बेसन। बेसन भी बीच में शामिल हो गया, बेसन तजाबियत करेगा। सर एक वक्त में एक सालन की मेरे नबी ने जो है वो इजाजत फरमाई है, एक डिश, फिर दूसरी और तीसरी, 3 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई हदीस के मुताबिक, और 3 के बाद आपने फरमाया इसराफ। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि ये भी ख्याल करना ये एक दूसरे के साथ क्लैश, यानी वो जो फूड क्या कहते हैं रिएक्शन होता है उसका भी ख्याल करना। ड्रग रिएक्शन ही नहीं होता, फूड के साथ भी होता है कि कौन सी चीज किस मिजाज की है। मिसाल के तौर पे आपके जितने लोहरी हैं, रात को सारे दोस्त कजन इकट्ठे होते हैं, यार आज ऐसा ना करें, वो सुबह पाए खाने हैं, सारे पाए तो इकट्ठे हो जाओ। बिल्कुल, अक्सर पार्टियां होती है ना पायों की सुबह। अच्छा, सुबह उठ के ये पाए खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? पाए इसलिए खा रहे हैं कि वो कहते हैं यार इससे एनर्जी आएगी, प्रोटीन मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी। दुरुस्त है ये बात। उसके बाद पाए खाने चले गए। जब बैठ के पाए खाए तो फिर क्या किया? फौरन बाद उधर बैठे बैठे वो छोटे इधरा वो लस्सी का गिलास लिया वड्डा, वो पेड़े वाली लस्सी लियाई, उत्तों दही दी मलाई मोटी वाली मार के लियाई, चंगी तरह उत्तों भर के लियाई। अच्छा, मैंने पूछा कि यार ये क्यों खा रहे हो, मतलब अब लस्सी क्यों पी रहे हो? वो भाई ना पाए गर्म होंदे ने ते हुण लस्सी ते पीनी है। अच्छा, मैं कहा जी एडे ही गर्म ने ते फिर खाण क्यों आए सी?
रात को तो ये बात हुई थी कि हमने खाने हैं जी प्रोटीन, ताकत, एनर्जी आएगी। अब आप कह रहे हैं कि जिसके ऊपर लस्सी भी पीनी जरूरी होगी है कि ये गर्म बहुत होते हैं। मैं कहा चले फिर आप लोग पिए, मैं तो नहीं पी रहा। अब उन्होंने लस्सी पी है और लस्सी पी कर अगले 10 मिनट में उनको जनाब वो गुनूदगी और नींद आना शुरू हो गई, सुस्ती हो गई। अब उनको ये था कि सारे कजन इकट्ठे हुए हैं तो क्रिकेट भी खेलनी है, कोई मैच वैच खेलेंगे सारे मिलके गली में या किसी पार्क में जाके। अब नींद आना शुरू हो गई। नींद आना शुरू हुई तो हुण की करिए, हुण कहंदे जी काला चाह लाएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ चलिए। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ कड़क कड़क चाह पीए। मैं कहा जिन्हें पीना चलो जाओ, मुझे बता दो कि इसमें कहाँ क्रिकेट खेलनी है, कहाँ खेलना है, या जो भी करना है, बात की बात। सो यानी पाए खाए तो उसका मिजाज है गर्म तर, गर्मी भी और तरी भी पैदा होगी। और इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती का मिजाज गर्मी तरी वाला है। दूसरी साइड पे आ जाए तो लस्सी पी तो उसका मिजाज सर्दी तरी वाला है। और उसके फौरन बाद एक कप वड्डा जिहा तेज कड़क चाह का भी तेज पत्ती वाला होना चाहिए। तो चाय का मिजाज गर्मी खुश्की वाला है। तो आपने एक आधे घंटे में बैठे बैठे आपने कितने मिजाज अपनी बॉडी में यकदम बदले, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तूफान बर्पा हो जाएगा आपकी बॉडी तो हुआ ना, तूफान बर्पा होता है। फिर उसमें से एक उठा, कुछ देर बाद उसने जाके बॉलिंग कराना शुरू की, 2 ओवर कराए हैं। तीसरे के बाद यहाँ पे चेस्ट में खिंचाव पेन शुरू हुई। वो वहां से लेके भागा मोटरसाइकिल, घर गया, घर से निकला, हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने जाते ही क्या, उन्होंने कहा भाजी ये तो हार्ट अटैक है। टेस्ट करवाया, हार्ट अटैक नहीं आया। टेस्ट जो हुआ हार्ट अटैक का जो होता है वो करवाया गया, उसमें हार्ट अटैक नहीं आया। इको करवाई गई, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन फिर भी उन्होंने डोपामाइन इंजेक्शन उन्होंने ला छड़िया साइन करा के कि भाजी बंदा मर जाए या बच जाए सानू नहीं पता, लेकिन इस वेले लाना जरूरी हो गया। अब मुझे तो पता था क्या हुआ है, लेकिन जब तक मुझे पता चला, इतला आई हो, मैं कही यार अफसोस बहुत देर करती तुम दसन। आपने अपने मिजाज इतनी जल्दी तो अल्लाह कायनात का मिजाज नहीं बदल रहा जितनी जल्दी हम बैठे बैठे खा पी के हमें पता ही नहीं कब क्या खाना है, किस चीज के साथ कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी, किस वक्त हमें कब खाना है, क्या नहीं लेना। हम जो मिल रहा है, मैंने तो मिसाल के तौर पे देहात में वो मीठे चावल के ऊपर जो जर्दा चावल होते हैं उनके ऊपर दही डाल के लोग खा लेते हैं, मीठे चावल के ऊपर कीमा डाल के खा लेते हैं। ये कैसा है सर? देखें, अब मैंने पीछे एक वीडियो हुई, उसमें बात मैंने की तो उसके नीचे 34,000 लोगों के वो थे कि जनाब ये सारी उम्र सारे लोग दही डाल के खाते आ रहे हैं। तो बात ये है कि दही का मिजाज देखना है और चावलों का मिजाज देखना है। दोनों मिजाज आप उस तरह से नहीं कर सकते। आपने अगर चावल खाने हैं तंदुरुस्ती में, बीमारी में नहीं तंदुरुस्ती में, तो चावल बॉयल किए हुए हों, पेचे निकाली हुई हो, उसके ऊपर आप गर्म दूध डालें, गर्म दूध डाल के उसके ऊपर आप शक्कर डालें, तो फिर तो आपको कोई फायदा भी हो। आपने चावलों पर दही डालनी है तो नुकसान तो लेना है। अच्छा, इसी के साथ डॉक्टर साहब किसी की शादी होने वाली होती है तो बड़े कहते हैं कि ना दूध जलेबी खाओ, रात को जलेबी आपने खानी और बाद में दूध पी लेना है, बड़ी ताकत आती है। ये बताइए दूध जलेबी वाला जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है, ताकत आती है, वाकई ताकत आती है इससे? एक माइंड सेट है। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहें कि मेरी शादी है और जनाब मुझे कोई सही ऐसी कुछ है कमाल की हो, तो मैं अगर आपको कोई भी चीज ऐसी दे दूं कि जनाब ये खा लो, कमाल हो जाएगा, तो आपका माइंड सेट है और उस माइंड सेट से आपने जो भी फतह हासिल करनी है अंदर कोई चीज नहीं है। ठीक। सो इसी तरह से डिपेंड ऑन कि दूध जलेबी, बात यह है कि जलेबी किसकी है? मैदे की। मैदे की तो मैदा कुरान के मुताबिक जो वो फाइबर उसके अंदर है ही नहीं, वो नुकसानदेह हो गया, तो मैदा नुकसानदेह होगा। और आप फिर दूध के अंदर वो नुकसानदेह चीज मैदा डाल रहे हैं, तस्वीर इनकी तो अलग-अलग हो जाएगी दोनों की। अलग-अलग है। दूसरी बात ये है कि आप गर्म दूध पिए। आपने वो अगर ताकत लेनी है तो आप गर्म दूध लें, उसमें थोड़ी सी डालें ना जाफरान के 2-4 वो पीस डाल दें, वो जो जर्रे से होते हैं 5-7 वो डाल दें, आप जाफरान वाला दूध पी लें अगर कोई फायदा ही लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, चाय तो हमारे यहाँ अब दवाई की तरह इस्तेमाल होती है। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2 टाइम चाय पी जाती है, घरों में बनती है। अच्छा, हमने एक सुना है कि चाय पीने से आपका जो इंटरनल बॉडी का हिस्से हैं वो खुश्क हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इससे मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है।
ये बताएं कि चाय क्या वाकईतन इतनी नुकसानदेह है बॉडी देखिए, के लिए? चाय के ना मिजाज को समझना पड़ेगा। हम्म, चाय गर्मी खुश्की करती है, ओके। गर्मी खुश्की करती है। इसकी मिसाल ये है कि जब हम रात को देर तक भी जागते रहें तो नींद आना जब शुरू हो, तो उस वक्त ये होता है कि आपकी वो जो बॉडी के अंदर रतूबात है ना, उनका ज्यादती होती है, गलबा होता है, और उसकी वजह से आपको नींद आना शुरू हो जाती है। ओके। आपने वो रतूबात जो सिक्रीशंस होती हैं, उनको अगर आपने गर्मी खुश्की में बदल दिया तो आपकी नींद उड़ जाएगी। और उसका बेहतरीन हल जो लोग करते हैं, वो चाय पी लेते हैं, वो कहते चाय पियो तो नींद उड़ गई। ठीक। अब गर्मी खुश्की ही मैदे की तजाबियत है। गर्मी खुश्की आपकी आंतों की तजाबियत और एसिड और अल्सरेटिव कोलाइटिस कर रहा है। गर्मी खुश्की आपके बॉडी के अंदर आपको ऐसा घबराहट डालेगा कि आप कमरे को अंदर से लॉक कर लें, आप बाथरूम को खुद अंदर से लॉक कर लें, तो शायद इतना बड़ा मसला ना खड़ा हो। लेकिन अगर बाहर से किसी ने दरवाजे को, कमरे को, जितना मर्जी बड़ा कमरा हो, अगर बाहर से किसी ने लॉक किया तो आपकी जान निकलने वाली हो जाए। तो कहते हैं मैं 2 मिनट में मर जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको बाथरूम है, छोटी जगह है, आप उसमें अंदर से लॉक करें तो और बात है। अगर बाहर से किसी ने लॉक किया तो लोगों के पास इतनी तबीयत ही नहीं, गर्मी खुश्की इस लेवल बड़ी पड़ी है। तो गर्मी खुश्की को अब जब बढ़ाते चले जाएंगे, सबसे पहला काम, आप में गैस होगी, मैदे में तेजाबियत होगी, गैस होगी, अफारा होगा, एक्सेसिव बबल गैसेज होंगी, ब्लोटिंग होएगी। फिर वो जब आपके सर को चढ़ेगी तो दर्द भी आएगी, खिंचाव भी आएगा, आपकी पिंडलियों में खिंचाव आएगा, आपके कमर में खिंचाव आएगा। उसके बाद इसी की वजह से आपका पेट बढ़ेगा, आपका पेट आगे को फूलेगा, आपका पेट का साइज बढ़ जाएगा। इसी की वजह से आपके जोड़ों में दर्दें आएंगी, खिंचाव बढ़ेंगे। यानी कितने मसले हैं। जो आपका ब्लड प्रेशर इसी से आएगा। जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, चाय छोड़ दें, 15 दिन चाय छोड़ें। अच्छा, जो लोग इस वक्त कहते हैं ना, नहीं जी, बड़े कमेंट करने वाले बड़े आएंगे नीचे आपके इस वीडियो में, ओ जी हमारे फलाना चाय इतना पीता था, उसको तो मरा नहीं, खुश्की का मरीज है वो। ये देख लें, कुछ लोग आप देख लें कि चाय पीने वालों की मतलब इस कदर पी पी के रंग काले से हुए पड़े, उनके वो नजर आता है, उनकी कोई लालियां चेहरे पे, कोई चीज कुछ भी नहीं हुआ, सड़े हुए। उसके बाद इतने दुबले हो गए हुए कि उनकी अपनी रतूबात खुश्क हो चुकी हुई है। सूखे तीला पहलवान ने चाय पीते हैं जी, वो जी बाबा हमारा फलानी देर, बड़े कमेंट्स आएंगे लोगों के, ओ जी हमारा फलाने एक बाबा है, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। यानी ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ। यानी आपको लगता है कि चाय पीने वाला तंदुरुस्त नहीं रह सकता? सर नहीं रह सकता ना, कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, रह ही नहीं सकता। गर्मी खुश्की आप जिस्म में बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके अलावा चाय की पत्ती में फ्लेवोनाइड एक केमिकल है, और दूध में प्रोटीन नाम की एक कैसीन है, कैसीन नाम का एक प्रोटीन है। दोनों जब मिक्स होते हैं तो वो भी पॉइजन है, गलत है। उसकी भी रिसर्च पेपर आ गया हुआ है, लेकिन नीचे बड़े आएंगे, वो गलत कमेंट करने वाले बड़े आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा कि जो फ्राइज का एक पीस है वो सिगरेट के मुतरादिफ है। एक सिगरेट पूरी पी लें आप, और एक तरफ आप फ्राइज का एक पीस खा लें, और फ्राइज का आपने इंडिया में कोई कैंसर वगैरह का भी सबब बनती है। ये इंडिया में आयुर्वेदिक की स्टडी है, वहाँ रिसर्च हुई है बकायदा, वो बड़े डंके पे कह रहे हैं। बात ये है कि इस वक्त आपका आलू जो है उसको खाद कितनी लग रही है, खाद चेक करें, 12, 14, 16 बोरी 1 एकड़ को खाद लग रही है। खाद से आलू आ रहा है, उसको इतनी खाद है, इतनी किसी और फसल को नहीं लगती, स्प्रे अलग है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी हुई है ना, फ्रेंच फ्राइज, ऊपर से फ्राई भी है, फ्राई किस में है, ऑयल में। ऑयल कौन से, आपको पता ही है, जो कुकिंग ऑयल्स हैं रिफाइन किए हुए। अच्छा, ये इनमें से कोई एक भी कुकिंग ऑयल, जितने भी मार्केट में, कोई एक कुकिंग ऑयल भी जो है वो मुझे बताइए, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल, कहा जाता है ये वेजिटेबल ऑयल है, बताइए किस वेजिटेबल में ऑयल है? ये सारे के सारे तो सीड ऑयल है, बीजों के तेल हैं, और ये इतने कड़वे होते हैं, इनको तो बड़े हजारों फॉरेन हाइट पे ले जाके इसको जो है ना वो प्रोसेस किया जाता है,
फिर रिफाइन किया जाता है, फिर निकाला जाता है और फिर धड़ाधड़ बिक रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चों को आज खिलाई जा रही है फ्राइज़, और सब्जियों में बगैर आलू के तो वो सब्जियां मुकम्मल नहीं है। अगर किसी ने गोश्त भी बनाना है, बीफ हो चिकन हो, उसमें भी आलू डालने हैं, चावल बनाने सर हैं, उसमें भी आलू आपके डालने हैं। आपके मुल्क में टीबी जो तपे देख थी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे मुल्कों में नापैद हो गई थी, टीबी खत्म हो गई थी, तकरीबन चली गई थी, अब वापस आ चुकी हुई है। क्यों? आलू की वजह से। यस। सर आलू तो फ्रेंच फ्राइज इतना खाया जा रहा है, हाँ हाँ। इतना लोग खाते हैं कि जिसका अंदाजा नहीं है। लोग आलू के चिप्स बने हुए फ्रेंच फ्राइज जो हैं, वो जो फ्रीज हुए पड़े हैं, वो किस कदर कितने कितने वो जो है ना, वो इतने लेके इतने जा रहे बड़े बड़े शॉपरों में फ्रोजन फूड दड़ा दड़ माएँ लेके जा रही हैं घरों, काटने भी ना पड़े, बनाने भी ना पड़े। इनका टेस्ट उन्होंने क्या लगाया, कौन सी ऐसी चीजें लगाई जो इतना फ्लेवर और टेस्ट बना पड़े, और वो ले जाके दड़ा दड़ बच्चों को फ्राई करके। आज की माँ काम नहीं करना चाहती, वो चाहती है सारा कुछ बैठे बैठाए हो जाए। जो आटा गूंद के आपने फ्रिज में रखा है ना सर, कुछ घंटों के बाद आप थोड़ा सा आटा लें, आप प्रैक्टिकल दिखाएं ना उसके यहाँ ऊपर पे। बन जाती है। सर आप देख के आप बनाएं तो सही ना, एक वीडियो इस पे भी बना लें कि आप थोड़ा सा आटा फ्रिज में पड़ा हुआ जो कोई 4-6 घंटे गुजर चुके हैं, आप उसको, जो एक रात गुजर गया उसको, दोनों को लेके आप उसको जाएं किसी भी स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होती है, जहाँ साइंस की लेबोरेटरी है यार, स्कूल में 9th-10th में लेबोरेटरी होती है, वहाँ माइक्रोस्कोप होती है। आप उसको जाके जरा माइक्रोस्कोप के नीचे जरा देखें और उसको वीडियो बना के जरा किसी पॉडकास्ट में दिखाएं उसको। शायद पब्लिक हमारी ना सुने, आपकी वो वीडियो देख के पता चल जाए। वो लेयर्स बन जाती हैं आटे के ऊपर, सर वो भी मोटी बनती मोटी। है। आपको जो उसमें कीड़े नजर आएंगे ना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब करेंगे, तो आप किसी के घर में भी हो, मैं तो कहता हूं कि हर माँ इस वक्त अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है। हर स्कूल में तकरीबन 9th-10th की क्लास है और वहां पे एक माइक्रोस्कोप होती है। आपके सारी टीचरों के साथ, स्कूल के साथ, सारे पेरेंट्स की वाकफियत है। आप एक दिन जरा आटा ले जाए ना, जो कल गूंदा था फ्रिज में पड़ा है, सुबह बच्चे को छोड़ने या लेने जाएं, तो आप एक थोड़ा सा आटा 1 चम्मच ले जाएं और वहां जाके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अगर किसी के बाल गिर रहे हो तो डॉक्टर कहता है कि मल्टी विटामिन्स खा लें। अगर आपके वो झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो आप जहाँ विटामिन्स ले लें। इस तरह के मल्टी विटामिन्स हैं, ये कितने नुकसानदेह हैं? क्या इनसे बालों की ग्रोथ हो सकती है? मुझे ये बताइए, जितनों ने खाए हैं कोई एक बताइए उसकी ग्रोथ रुकी है? ये जो हेयर फॉल हो रहा है या मसले हो रहे हैं उनके, या वाइट आ रहे हैं या इस तरह हो रहा है, कोई बताए, ऐसा कोई आए कमेंट करे यहाँ कि जो बताए कि मुझे इसका फायदा हुआ? कोई नहीं, फायदा कुछ नहीं। बात यह है कि अगर आप डेली नहाएंगे और डेली बालों को तेल लगाएंगे तो आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे। अब मेरे बालों पे गौर कर रहे होंगे, मैं सर जी टोटली जी, नेचुरल। कोई आप कलर नहीं बताएं, लगाया कोई आपने? कलर मुझे आज तक नहीं पता कलर कौन सा लगाना। आपकी एज कितनी होगी है? आप गेस करें क्या होगी? अच्छा, गेस मुझे कर। तो आप 40 के अराउंड लग रहे हैं। सही है माशाल्लाह, फिट लग रहे हैं 40 के बालों के, कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 35 के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। बताइए कितनी उम्र है आपकी? 54 कंप्लीट एंड 55 स्टार्ट। अरे ज़बरदस्त। तो सर 54 साल की उम्र तक आज तक आपको बालों का रंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? आप बालों के रंग लगाने की बात करते हैं, मैं ग्रोथ बता देता हूँ। ग्रोथ कि इस वक्त अगर मेरा सलून वाला ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो वो कह देगा कि ये बात सच है। मुझे हर 14-15 दिन बाद अपने सलून पे जाके अपनी कटिंग करवानी पड़ती है, और मैं प्योरली वो जो आर्मी स्टाइल कटिंग होती है, मशीन लगा के साइडों पे बारीक और इस तरह से वो उस तरह करवाता हूँ। लेकिन हर 15-16 दिन के बाद मुझे जाना पड़ता है, उससे जाके कटिंग करवानी पड़ती है। इतनी तेजी से ग्रोथ होती है। वजह उसकी ये है कि मैं डेली नहाने वाला हूँ, और डेली मैंने नहाने के बाद भी थोड़ा सा ऑयल सर में लगाना है, और उसके बाद हफ्ते में मैंने 2-4 दफ़ा डिफरेंट टाइम में रात को हेड मसाज करना है, खुद करना है, करवा लेना है, और अच्छा खासा ऑयल लगवा के मैं मसाज करवा के, सरसों का ऑयल, जैतून का ऑयल। अच्छा, ये जिन लोगों के मसले बन रहे हैं ना, जो आपने बात की कि बाल गिरते हैं, ग्रोथ नहीं सही हो रही, बाल रूखे सूखे हैं, प्रॉपर खवातीन के बाल इतने लंबे क्यों नहीं हो रहे, मसले हैं ना इनके सारों में। चलें, आपको एक आज टिप्स से आपको एक गिफ्ट करता हूँ एक चीज। जी जी। 5 ऑयल ले लें, कद्दू का तेल, कऊ का तेल,
खशखाश का तेल, बादाम का तेल और कद्दू कऊ खशखाश और बादाम और उसके बाद कलवंजी, इन पांचों के तेल ले लें बाजार से, खुद निकलवाएं किसी पंसारी से जाके, किसी मशीन से खड़े होके। पांचों को हम वजन ले लें, ठीक है, एक एक पाव ले लें, 100 ग्राम ले लें। अगर आपने 100 ग्राम लिए तो 5 चीजें हैं, आपके पास हो जाएगा आधा किलो। जी जी, इनको मिक्स कर लें, इसको रख लें घर में। डेली ना सही तो कम से कम 1-2 दिन के बाद आप रात को बालों में अच्छी तरह लगा के उसके बाद कोई पुराना तौलिया आप तकिए पे रख के या कोई पुरानी सी चादर शीट रख के सो जाएं। सुबह उठें, आराम से नहाएं और नहाने के बाद साफ करने अपने आप को, वही तेल दोबारा लगा लें। सुबह थोड़ा लगाएं नहाते वक्त, नहाने के बाद ठीक है, गिले गिले बालों में ना लगाएं और उसके बाद उसको ज़रा ऐसे करके वो छिड़क लें, पानी शानी आपका थोड़ा सा उसमें निकल जाएगा। उसके बाद आपने अपने ब्रश के साथ जिधर को भी आपने हेयर स्टाइल बनाना है उधर को कर लें, आपके बालों के मसाइल हल हो जाएंगे। ये 5 चीजें सर नेचुरल, लेकिन ये नेचुरल लेनी है आपने खुद, नहीं तो सर इसका बिजनेस मैं नहीं कर सकता। कर सकते हैं, मैं बल्कि आपसे डिस्कस भी कर रहा था। मैं नहीं कर सकता। कर सकते हैं तो बात यह है कि मैं अगर कोई वो करना चाहता ना, जिस तरह लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये तो आज शुरू हुए प्रोडक्ट वाला सिलसिला। मैं जब से शुरू हूँ, मैं उस दौर में प्रोडक्ट, अब तक तो मैं बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि ग्लूटा वाइट नामी कुछ कैप्सूल्स हैं और इंजेक्शंस भी हैं जो लोग लगवाते हैं वाइटनिंग के लिए, सफ़ेद रंग करने के लिए। हमने इंडिया में कुछ केसेस भी देखे हैं कि एक्ट्रेसेस की 2-3 की अमवात हुई और वजह ये थी कि वाइटनिंग के कैप्सूल्स लगाती थी। तो ये कैप्सूल्स जो हैं, इस तरह के इस्तेमाल करना, ये इंजेक्शंस लेना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने स्टार्ट ही आपसे आज ये लिया था कि अपनी फितरत और नेचर के साथ खेलना नहीं, छेड़खानी नहीं करनी। ये मेरा अल्लाह फरमा चुका है। हम अपनी फितरत और नेचर के साथ जब छेड़खानी करेंगे, मैं पीछे वेस्ट अफ्रीका के कोई टूर पे गया, उनके एक प्रेसिडेंट ने, एक प्रेसिडेंसी से मुझे कॉल आई। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। खैर वो एक टाइम सेट हुआ, प्रेसिडेंट से बात हुई। प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बेसिकली आपसे मिलना चाहता है। ओके, तो यू शुड बी कम ओवर हियर एज अ स्टेट गेस्ट। मैं कहा ओके डन। खैर मैं गया, वहां से होके आया हूँ। अब वहाँ अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर सारे काले हैं। अच्छा, वहां वो खूबसूरत है जो जितना ज्यादा काला है, और हमारे यहाँ जितना सफ़ेद, हम सफेद होने के चक्कर में पड़े हुए। भाई आप गंदमी है, अरबी, अजमी, गोरा और काला, 4 ही हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बात देखिएगा कितनी कमाल की है आज भी सर, और ये क़यामत तक के लिए है कि मेरे नबी ने आखिरी जो खुतबा हुज्जतुल विदा पे दिया है, उसको जरा उठा के देखें। आपने फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अब मुझे बताइए कि आज इस बात को 1400-1500 साल गुजर गए और क़यामत अभी जब भी आनी है, कल आ जाए, आने वाले किसी कल में आए, मुस्तकबिल करीम में है, सर पे खड़ी है, लेकिन पता नहीं जब भी आएगी। सर ये 4 ही रहने हैं, 5वीं नहीं कुछ भी है। आप दुनिया में देखें, मैं बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स कर चुका हूँ, बहुत सारे मालिक, मैंने गोरों के देश भी देखे, मैंने अरबियों के देश तो बहुत देखे, मैंने अजमियों यहाँ पे हमने ये भी इतना सारा देखा है। सर मेरा ये कालों वाला रह गया था, मैं वो भी विजिट कर आया हूँ। सर इन 4 के अलावा आपको 5वां नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये है कि हम खुराक अच्छी नहीं खा रहे, हम अपनी सेहत को अच्छा करने वाली चीजें तो खा नहीं रहे, और चले हुए हैं कि मेकअप पे जाके और मुख्तलिफ चीज़ें लगा के हम सफ़ेद हो जाएं, हम बहुत अच्छे नज़र आएं, हम खूबसूरत नज़र आएं। कैसे नज़र आएंगे? दीवारों पे पेंट वाला काम तो हमने वो भी शुरू कर लिया। पार्लर पे जाते हैं, बल्कि ऐसी वीडियो और बड़ी सारी आई पड़ी हैं कि वो कहते हैं कि पार्लर पे गए, वो कहता है पार्लर वाले तो बेड़ा गर्क क्यों कहता है? कहता है ओए तुसी आईफोन का डब्बा वहा के विचों 3310 निकलिया। तो हम इस वक्त खूबसूरत होना चाह रहे हैं। सर खूबसूरत होने के लिए ना, लुक वाइज, स्मार्ट वाइज भी आपको फितरत और नेचर के करीब आना पड़ेगा।
आप फितरत और नेचर की चीज़ों में, आप उस खातून को जो प्रेग्नेंट है, आप उसको मल्टीविटामिन और मुख्तलिफ कैल्शियम और डॉक्टरों की अंधाधुंध दवाइयों की बजाय आप उसको लेकर जाएं ना, ज़रा पूरा टनोर जो है, आप उसको मुख्तलिफ जो मौसम के फल हैं आप वो लें, एक शॉपर बने, 2-2 एक-एक पीस उठाएं, एक रेडी पर जाएं फ्रूट वाले के पास, जो फल पड़े हैं मौसम के मुताबिक आप उसमें से एक एक 2-2 पीस इकट्ठे करें, 100-150 रुपए का फल ले जाके उसको दे दें रोज। उसे कहीं ये खाएं, कल रात को फिर आएगा, कल रात को फिर ले जाएं, उसे कहीं ये खाएं, 24 घंटे में फिर आएगा। आप उसको वो फलों से लेकर आए ना विटामिन, फिर देखें डिलीवरी नॉर्मल होती कि नहीं आती। आज भी सर आपकी डिलीवरियां नॉर्मल हो सकती हैं जो सिजेरियन पे लगे हुए हैं। वो तो हम देख रहे हैं कि इनकी रेशियो बढ़ती जा रही है। एक फार्मूला दूं, बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा फार्मूला। जी जी सर, इस पे आपसे डॉक्टर से नाराज हो जाना है। कुछ डॉक्टर्स ऑलरेडी आपसे नाराज हैं इसी वाले केस की वजह से, आप सी सेक्शन के खिलाफ इस तरह की, वो कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से फॉर्मूला ले आए। देखें ना, मैं ये कहता हूं कि एक काम कर ले, एक काम, और वो करना है हमारे वजीर आला साहब ने या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, ठीक है, कि कल से पूरे पाकिस्तान में जहां भी कहीं बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी, तो डॉक्टर को आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपया, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी पे। और अगर वो सिजेरियन से बच्चा पैदा होता है तो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी फ्री ना हो। आपको पता है आपके हॉस्पिटल भी अब सारे प्राइवेट होने जा रहे हैं और सारा कुछ खत्म हो रहा है, ये सिलसिला कुछ और हो रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, जहां भी डॉक्टर सिजेरियन करेगा, वो प्राइवेट भी हो, तो आप उसको यू शुड बी मस्ट ओनली जस्ट 5,000 पे, आप उसको 5,000 रुपया दें, सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी कर दें। कल से क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरीज। क्यों? मैं केड़ा फार्मूला देता जिहदे नाल नॉर्मल हो जानी है सारियां? पैसे की गेम है सर। आपको पता है कि WHO की एक रिपोर्ट आई है, उस WHO की रिपोर्ट ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान दुनिया का वाहिद खिता है, मुल्क है, जिसके अंदर डॉक्टर जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट पे, बीमारी के मुताबिक नहीं, बल्कि कंपनियों की ख्वाहिशात के ऊपर दवाइयां लिख रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है। WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसकी रिपोर्ट आ गई है। चंद डॉक्टर हैं जो वो अच्छा जो सही लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि डॉक्टर का काम दवाई की डोज सुजेस्ट करना है ही नहीं, वो तो फार्मासिस्ट का काम है। फार्मासिस्ट का रोल कहाँ है इस मुल्क में, बताइए मुझे। सिर्फ वो उसकी डिग्री लेके आप फार्मेसी बना ले, तो और उसको 20-25,000 30,000 किराया मिल रहा है, उसकी डिग्री का सिर्फ किराया मिल रहा है, बाकी वो भी 50,000 दी नौकरी लभदा नहीं लभ रही उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि उसका रोल क्या था? दवाई बनानी किसको आती है, उसको या डॉक्टर को? फार्मासिस्ट। बनाता कौन है, वो या डॉक्टर? इन्हें कभी बंदी देखी? इसने तो कभी बनती भी नहीं देखी। इसको कौन बताता है? आप जाके मेडिकल स्टोर से सेलमैन से कहें कि मुझे सर दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे कमर दर्द है, मुझे मोशन आ रहे हैं, मुझे मैदे में दर्द है, तो वो सेलमैन आपको कोई दवाई दे दे और आप लेके खा लें, फायदा भी हो जितना जो भी होना है, जो भी उसका है, तो आप करें तो सेल्फ मेडिकेशन है, ठीक है। और डॉक्टर को कंपनी के मेडिकल रैप आके दिखा के जाएं कि भाई ये लिखनी है सर, साड़ी लिखनी है सर, साड़ी क्या सर, ते डॉक्टर ओदे कोलों पूछ के लिखे ते फिर सेल्फ मेडिकेशन नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कोविड के दौरान जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी, अभी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की रेशियो बढ़ती जा रही है। 22 से 28 साल के दरमियान हमने नौजवानों की अमवात देखी है। वो सिर्फ वजह क्या थी? वो हार्ट अटैक था। तो हार्ट अटैक की रेशियो में तेज़ी आना और दूसरा कोविड की वैक्सीनेशन वजह बताना, क्या ये एक ही है या हार्ट अटैक की वजह कुछ और है? सर देखें, कुछ चीज़ें वैक्सीन जो है ना, वो उसके बारे में एक कहा यह जाता है कि वैक्सीन का रवाज जिन भी मुल्कों में ज़्यादा है किसी भी मामले में, तो वहाँ पे कैंसर की शरह भी ज़्यादा है, ओके, बीमारियों की रेशो ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हम जब कोई वैक्सीन अपनी बॉडी में इन करते हैं तो वो उस बीमारी जैसी इलामात उसके अंदर वैक्सीन में होती हैं।
फर्ज करें कि अगर मुझे कोई वैक्सीन लगी है, हेपेटाइटिस की लगी है फर्ज करें, तो अगर तो मुझे हेपेटाइटिस हुआ तो मेरे हेपेटाइटिस की जो बीमारी की अलामात हैं या मसाइल हैं वो मेरी वैक्सीन उसके साथ फाइट करेगी और मेरी वैक्सीन एक्सपायर हो जाएगी और मेरे उस हेपेटाइटिस को एक्सपायर करेगी। ये मिसाल दे रहा हूँ, वैक्सीन कोई किसी भी बीमारी की हो ऐसे ही है, ऐसे ही करती। ठीक है। अगर वैक्सीन लग गई और उसको ऐसी बीमारी का हमला अटैक हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, तो फिर वो वैक्सीन ने तो एक्सपायर होना है ना होना, उसने क़यामत तक तो नहीं आपके अंदर चलना। और जब वो एक्सपायर होगी तो वो क्या करेगी, वो सेम उस बीमारी जैसी इलामात पैदा करके खड़ा कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वैक्सीन की बीमारी की इलामात हैं या जेन्युइन बीमारी की इलामात हैं। क्या करेंगे? और मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक दुआ है, आपने सहाबा से फरमाया था कि जब किसी बीमार को बीमार की तीमारदारी के लिए जाओ तो आप ये दुआ पढ़ लिया करो। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इससे क्या होगा? आपने फरमाया इससे वो जो जिसको आप देखेंगे, जिसके तीमारदारी के लिए जाएंगे, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमाएगा, उसकी बीमारी उसकी तकलीफ के लिए अल्लाह आसानी फरमाएगा। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उसके लिए तो चले आसानी फरमाएगा, हमारा वो भी भाई है, उसके लिए आसानी फरमाएगा, लेकिन इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें भी कोई फ़ायदा होगा, कोई अजर सवाब भी होगा या उसके अलावा भी कोई फ़ायदा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब भी किसी बीमारी, नागहानी हादसा, दुख तकलीफ, बीमारी, किसी परेशानी, किसी को भी, किसी चीज़ को भी आप मुब्तला देखो, आप ये दुआ पढ़ लिया करो, तो क़यामत तक आप उससे महफूज कर दिए जाओगे। ये है वैक्सीन। और वो दुआ थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये पढ़ लिया करो। अब मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, मैं उनको जिस बीमार को देखता हूँ मैं ये दुआ भी पढ़ता हूँ, अल्लाह उसके लिए भी आसानी फरमा रहा है और अल्लाह मुझे भी महफूज रखे हुए। मैंने कभी ग्लव्स नहीं पहने, मेरे पास नज़ला ज़ुकाम से लेके कैंसर तक के पेशेंट होते हैं, मैंने कभी ग्लव्स नहीं पहने, मैंने कभी मास्क पहन के खड़ा नहीं हुआ कि जी मरीज आ गया तो मास्क पहन लो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर मेरे नबी पे मेरा ईमान है और इत्थों उत्ते नहीं है, इत्थों थल्ले है। ईमान इत्थों होना चाहिए ना, इत्थों तक नहीं मनना, नीचे तक हो, आपके पूरे अंदर से आए। तो मेरे नबी का फरमान है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी एक बुजुर्ग हस्ती गुजरे हैं, कुरान का तर्जुमा भी किया है, दुनिया जानती है उनको, उनके वो कमालात को, दीन के साथ उनकी जो इस्लाम दीन के लिए वो कर गए। उनके बारे में है कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे। तो एक दफ़ा ज़रा सी कोई तबीयत नासाज हुई तो शागिर्दों ने उठाया और ले गए किसी हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर आया, दूसरा आया, हर चीज़ का स्पेशलिस्ट आए, हर कोई अपने अपने टेस्ट कराए, अपने अपने देखे, वो कहे मेरा केस है, वो कहे मेरा केस है, वो कहे मेरा केस है। चलें जी, सब ने टेस्ट करवाए। अगले दिन रिपोर्ट्स आई और कहते हैं कि वो मुस्कुरा रहे थे जब वो सारे टेस्ट करवा रहे थे, देख रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। किसी एक ने पूछा कि हजरत जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा जी फिर बताएंगे, जब वक्त आएगा बताएंगे, इस मुस्कुराहट का जवाब भी देंगे। अगले दिन सारे वो टेस्ट रिपोर्टें आ गई, जो डॉक्टर आए अपनी अपनी रिपोर्ट लेके आए, वो कि हजरत जी मैंने अपनी रिपोर्टें कराई, ये मेरा केस नहीं, आपकी सारी रिपोर्टें क्लियर हैं। दूसरा आए, तीसरा आए, वो जितने आए, जो 5 7 10 थे, हर एक ने अपने अपने एंगल से टेस्ट करवाए, सारे के सारे, सारों के टेस्ट क्लियर और सारे खामोश के कुछ भी नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। तो एक कोई बंदा उनमें ऐसा डॉक्टर था जिसने कहा कि ये कल भी मुस्कुरा रहे थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। तो इतनी मुस्कुराहट और इतना कॉन्फिडेंस और कैसे? तो उसने कहीं पूछ लिया, उसने कहा हजरत जी कोई वाकया बताएं सही, असल मसला क्या है? आप कल भी मुस्कुरा रहे थे, मुतमिन थे बड़े, आज भी आप और ज्यादा मुतमिन है, बल्कि आप कह रहे हैं कि शुक्र है मेरे मालिक, उसका फरमान सच है, उसका मेरा नबी सच है, हक है, हक है अल्लाह। क्या बात है। उसने कहा ये बात नहीं समझ आई। उसने कहा मेरे नबी ने फरमाया था। तो उसने कहा, हजरत जी ने कहा कि मैं जब से ये मैंने पढ़ा, जब से मुझे इल्म हुआ, मैं किसी भी चीज को, इंसान ही नहीं किसी भी चीज को, किसी नागहानी
आफत, मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी में देखता हूं तो मैं ये दुआ पढ़ लेता हूं, अल्लाह उसको भी आसानी फरमा देता है उसके लिए, और मुझे अल्लाह ताला क़यामत तक उसके लिए महफूज फरमा देता है। तो कैसे हो सकता है कि मेरे में आप बीमारी ढूंढो और निकल आएगी? अल्लाह अकबर। तो सर ये वैक्सीन है, ये मदनी वैक्सीन है। वैक्सीन तो असल हमारे लिए ये है, तो हम किस वैक्सीन के पीछे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसको इकतामी मराहिल की तरफ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप एसी के बड़े खिलाफ हैं, आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के बड़े खिलाफ हैं। मुझे ये बताइए पहले, ये दोनों चीज़ें आपके घर हैं? बात पता है क्या है? हम्म, बात यह है कि आप अपना इन्वायरमेंट कैसा करना है। हम्म, इन्वायरमेंट ये है कि अगर आप ये जो दो छोटे छोटे गुर्दे हैं ना, मैं जब इसको नेचर से देखता हूं तो मुझे नेचर बड़ा कुछ सिखाती है। मैं कहता होता हूं कि एक उस्ताद का इंतखाब करें और वो है नेचर, फितरत। इससे बड़ा आपका उस्ताद कोई नहीं हो सकता। ठीक है। दो गुर्दे हमारे नन्हे नन्हे राइट और लेफ्ट अल्लाह ने दिए। इन गुर्दों में नेफ्रॉन्स 10 से 12 लाख और 10 से 12 लाख दोनों गुर्दों में आपके 10-12 इधर 10-12 इधर, यानी 10-10 हो तो 20, तो 12-12 हो तो 24, यानी 20 से 24 लाख नेफ्रॉन्स फिल्टर अल्लाह ने आपको गुर्दे में दे के भेजा। क्या इस दुनिया में इंसान 900-950 साल, 1000 साल जिंदा नहीं रहा? बिल्कुल है। इसी में 450-500 साल जिंदा नहीं रहा? इसी में 300-400 साल जिंदा नहीं रहा? हजरत सलमान फारसी की उम्र उठा के देखिए कितनी थी। ठीक इसी तरह से और बहुत सारे। फिर हम अपने अभी अबाओ जायज पे आ जाते हैं। आज से हम 2 नस्लें 3 पीछे जाएं तो 150 साल तो बड़ी आराम की वाली बात थी ना। 100+ तो इजी था, अक्सरियत मिलती थी आपको। बताइए किसके गुर्दे खराब थे? फितरत और नेचर पे थे? बताइए किसके गुर्दे खराब थे? उठाएं जरा कोई चीज, लाएं कहीं से रिसर्च ऐसी। असल मामला यह है कि हम अपने इन 2 गुर्दों की हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक तीसरा गुर्दा दिया हुआ है। हम तीसरे गुर्दे की हिफाजत क्या, तीसरा गुर्दा ही भूले बैठे हैं कि वो है कौन सा। अब आप हैरान हो रहे होंगे, तीसरा गुर्दा किधर से आ गया? तीसरा गुर्दा है कि नहीं है? बताइए बताइए आप बताएं, तीसरा है कि नहीं? मैं तो आपको सुन रहा हूँ, आज सब आपको ही सुन रहे हैं। तीसरा गुर्दा हमारी बॉडी के अंदर है, और जिसका जितना कद है उतना ही बड़ा उसके अंदर गुर्दा है। अब आप और हैरान हो गए, और ये जो हमारे साथी कैमरे के पीछे बैठे हुए ये और हैरान हो रहे होंगे कि ये तीसरा गुर्दा किधर से आ गया, और हर एक में है। और उसके बाद कि कितना बड़ा वो गुर्दा है, साइज उसका, जिसका जितना कद है उतना ही बड़ा गुर्दा है वो उसके अंदर। अच्छा, वो है हमारी स्किन, जिल्द। और स्किन और उसके मसाम, इससे जो पसीना आता था नहीं आता, जो पसीना आता था। आज भी सर आप किसी का पसीना बोतल में इकट्ठा करें और उसको लैब में भेज दें, और उसी का यूरिन लेके किसी दूसरी लैब में भेज दें, और दोनों पे यूरिन क्या कि आप टेस्ट कराएं, दोनों की जो रिपोर्ट आएगी, पसीने की भी और जो पेशाब की भी, दोनों की जो रिपोर्ट आएगी, कंपोनेंट वाज सेम। ओके। आपकी जो चीजें पेशाब के रास्ते बाहर निकलती हैं वो आपके पसीने से भी बाहर निकल रही हैं। आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई जो होती है सारी की सारी, वो कहां से होती है? पसीने से होती है। होती रही है ना, कि नहीं होती रही? बिल्कुल। अच्छा, जब होती रही है तो हम ठीक थे और हमारे ये गुर्दे सही काम करते थे। अब हमने पसीना आना रोक दिया। कहां से रोका ये बताइए? किसने रोका? एसी ने रोका कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। एयर कंडीशनर एनवायरमेंट ने रोका कि नहीं रोका? तो फिर ये ठीक है एनवायरमेंट कि हमें एसी में रहना है? वो गोरा पागल है जो उन मुल्कों से उठता है जहां बारिशें होती हैं, जहां बादल ही बादल रहते हैं, जहां धूप बहुत कम निकलती है। वो उन खित्तों से उठता है, 5 स्टार होटल की टिकटें बुक कराता है, जहाज की जो है वो बिजनेस क्लास और क्लब क्लास की वो सीटें लेता है, और वो थाई के बीचेस पे जाके, वो कोरिया के साइलों पे जाके, वो दुबई और कतर के साइलों पे जाके
उसके बीचेस के ऊपर सन बात करता है, क्यों? और ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲੇ ਤੇ ਟੂਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ सन बात कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम पसीना ही नहीं आने दे रहे। घर एसी, ऑफिस एसी, गाड़ी में एसी, रिक्शा वगैरह छोड़ो, 200 ਵੱਧ खर्च कर लो, इन ड्राइव उबर क्रीम वो मंगाओ जिदे च एसी होवे, ठीक। उसके बाद कहाँ जाना है शॉपिंग करने? वो यार छोड़ो, माल महंगा सही पर सेंट्रल एयर कंडीशन ते है ना इन्वायरमेंट, उत्थे ही चलते हैं। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को कहा कि आपने वॉक करनी है, वॉक आपके लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो मैंने कईयों को देखा मॉल में वॉक कर रहे हैं। मैं कि ये कौन सी वॉक है, दुबई की बात है। तो वो कहता है जी वॉक, सर आपने खुद ही तो कहा था वॉक करें। तो मैं कि यहाँ क्या हो रहा है? कहते हैं वॉक हो रही है। मैं क्या वो क्यों? कहते बाहर गर्मी बड़ी है, इतने सेंट्रल एयर कंडीशन है पूरे मोहल्ले च। मैं क्या कमाल है कि वॉक है जिथे पसीना ही नहीं आने देना। यानी अपने अपने मसाम में से फासद मादों को निकलने ही नहीं देना। तो जब हमने सारे मसाम जो थे वो फ्रीज कर दिए, सर्दियों में पसीना आया कभी? गर्मी में ही आएगा ना। तो अगर अल्लाह आपको गर्मी दे रहा है तो आप डब्बा चला के उसके नीचे बैठ गए, तो फिर हमारे पट्टे खिंच रहे हैं, जोड़ हमारे, मसाइल हमारे सारे क्यों फालिज क्यों हो रहे हैं? अच्छा मजे की बात है, फालिज का मरीज हो तो पहले किसी दौर में होता था ओदी मंजी तो पेड़ा दो, उसको हीट दो, उसको गर्मैश दो, उसको जैतून के तेल की मालिश करो, उसको हवा से बचाओ। अब हमारे यहाँ ये सिस्टम हो गया हुआ है कि सारे के सारे न्यूरो वार्ड जितनी है उनके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशन चल रहे हैं और मरीज उसमें लेटे हुए हैं। खिंचाव पट्टों का है, पट्टे खिंचे पड़े हैं, ऊपर से और कूलिंग में रखा हुआ है, खिंचे रहो फिर ठीक कैसे होगा वो? डॉक्टर जमील मेहरवी साथ हों तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें ना हो जो आपको कुछ वक्त के लिए परेशान कर दें, मुमकिन नहीं है। हमने देखा कि एलोपैथिक ने हमें ऐसा घेरा हुआ था, हमें लगता था शायद यही हमारा मसीह है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगा कि एलोपैथिक शायद नहीं बल्कि नेचुरोपैथिक, जिनको डॉक्टर जमील मेहरवी साहब बता रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, शायद ये मसीह है हमारा। हमें वक्तन समझ आएगी लेकिन थोड़ा दूर होगा, लेट हो जाएगा। हम आज नहीं कल समझ आएंगे सर। इसी तरह अगर आप फॉलो अप रखेंगे, दुनिया समझ चुकी है। आप पूरी दुनिया को उठा के देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में पिछले 2 सालों में अंग्रेजी दवाइयों का ग्राफ जो बहुत ऊपर था वो नीचे आया है, और जो नेचुरल मेडिसिन है वो उसका ग्राफ उससे ज्यादा ऊपर गया है। और पूरी दुनिया में इस वक्त लोग नेचुरोपैथी की तरफ आ चुके हुए हैं। नेचुरोपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं। पाकिस्तान में एमबीबीएस होता है, बाहर एमडी होता है, और एमडी के पैरेलल वहां पे नेचुरोपैथिक डॉक्टर की डिग्री आ चुकी हुई है। लोग अपने बच्चों को करवाना शुरू हो गए हुए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है अब तो। सर बहुत शुक्रिया। अब आपने, अगर आपको किसी तरह का मर्ज है, किसी तरह की आप परेशानी में है, आपने करना है क्या? गूगल पे सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, डॉक्टर जमील मेहरवी। आपके तमाम मसाइल अल्लाह ताला के बाद इनके तवस्सुल से हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।